हरिओम। चलिए भाई, राम राम एवरीबॉडी, सभी को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। चल, पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए, देयर एक्सप्लेनेशन डिड नॉट साउंड रीजनेबली टू मी। ठीक है। अब ये जो हमने साउंड लिखा ना, ये है लिंकिंग वर्ब। अच्छा, वैसे तो साउंड एक्शन वर्ब भी होती है, लेकिन जब साउंड एक्शन वर्ब होती है ना, तो इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस नॉइज, आवाज करना। जैसे राम राम भाई, जैसे हम किसी चीज को गिराते हैं ना, तो उसके गिरने से जो आवाज आती है, अगर हमें उस एक्शन को रेफर करना है, तो हम साउंड को एज अ एक्शन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। मतलब साउंड एक्शन वर्ब भी होती है, लेकिन तब जब इसका मतलब हो टू प्रोड्यूस नॉइज। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ पे साउंड हमारी लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। रीजनेबली तो एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब है, तो हम इसकी एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर लेंगे, रीजनेबल। तो ये हो गया, देयर एक्सप्लेनेशन डिडंट साउंड रीजनेबल टू मी। डन, बढ़िया, बहुत सही आंसर बताया तुम लोगों ने। मंजीत कौर, हाँ हाँ, सही है बेटा सही है। अब देखो, व्हाई डिड नॉट ही इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट द सेम डे। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने नॉट लिखा है और डिड लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब नेगेशन होता है, इसका यूज हमेशा क्या करो, मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब जो है ना, वो इन्फॉर्म है, तो इस नॉट को यहां से हटाओ, यहां लिख दो, वाई डिड ही नॉट इन्फॉर्म। वाई डिड ही नॉट इन्फॉर्म, बिल्कुल सही बच्चे। हाँ, वाई डिड ही नॉट इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। ठीक है। नॉट का यूज, नॉट एडवर्ब नेगेशन होता है, मेन वर्ब से पहले इसका यूज क्या करो। गुड इवनिंग भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैन डिडंट हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड मेड फन ऑफ देम इंस्टेड ऑफ। अब देखिए, मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, ये इंस्टेड ऑफ जो हम लिखते हैं ना, ये फ्रेज प्रेपोजिशन होती है। ये ऑफ होता है ना, ये प्रेपोजिशन होता है। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये पूरी फ्रेज प्रेपोजिशन होती है, लेकिन हमने पढ़ा कि कभी किसी प्रेपोजिशन को बिना ऑब्जेक्ट के तो यूज किया नहीं जा सकता। भाई, प्रेपोजिशंस जो होती हैं उनको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो इंस्टेड ऑफ हमने लिखा ना, प्रेपोजिशन गलत हो गई। या तो इस पूरी प्रेपोजिशन को रिमूव कर दो यहां से, या फिर इस ऑफ को केवल रिमूव कर दो। ये इंस्टेड वर्ड जो होता है ना, ये एडवर्ब भी होता है। इंस्टेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। फन ऑफ देम इंस्टेड, बिल्कुल बच्चे, यही आंसर है इसका। इसका आंसर है मेड फन ऑफ देम इंस्टेड। तो ये अपना ध्यान रखना, इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन होती है। जैसे अगर हम इंस्टेड ऑफ लिखना चाहें ना, तो पता है हमें इसका इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। द मैन डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड मेड फन ऑफ देम इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, अगर ऐसे लिख दें तो सही हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द क्लॉक स्ट्रक जस्ट 6 एज आई रीच द ऑफिस। अब हमने पढ़ा कि जस्ट है, ओनली है। इन वर्ड्स का यूज हम सेंटेंस में उस एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं जिसको हमें स्ट्रेस करना हो। अब अगर हम यहाँ पे ये लिख दें, द क्लॉक स्ट्रक जस्ट 6, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा एक्सपेक्टेड कर रहे थे घड़ी बजाएगी, लेकिन घड़ी ने केवल 6 ही स्ट्राइक किया है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम अपने हिसाब से ही क्लॉक स्ट्राइक करेगी। अगर 5 o'clock होगा तो 5 स्ट्राइक करेगी, 6 o'clock होगा तो 6 स्ट्राइक करेगी। एक्चुअल में यहाँ पे जो सरप्राइज एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, वो 6 स्ट्राइक करने के और पहुंचने के टाइम में जो रिलेशन है उसके लिए किया जा रहा है, कि क्लॉक ने 6 उसी मोमेंट स्ट्राइक किया जिस मोमेंट ये पहुंचा, पर्सन ऑफिस में पहुंचा। तो ये जो जस्ट है ना, यहां से हटा के यहां ले आओ। द क्लॉक स्ट्रक 6 जस्ट एज आई रीच द ऑफिस। जस्ट एज आई रीच द ऑफिस का मतलब हो जाएगा द सेम मोमेंट आई रीच ऑफिस। मतलब जिस मोमेंट में ऑफिस पहुंचा, उसी मोमेंट पे घड़ी में भी 6 बज गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिफ्थ का आंसर अपने आप बताओ। पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, पहले भी एक दो बार डिस्कस किया जा चुका होगा। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, इसका आंसर अपने आप बताएं। हाँ, इसका आंसर देखो, ये है। ये जो अर्ली हमने लिखा, ये एडवर्ब है। और अगर हम एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एनफ का यूज करेंगे, तो ये भी एडवर्ब होगा। हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एनफ एडवर्ब का यूज हमेशा उन एडजेक्टिव से एडवर्ब के बाद करना चाहिए जिन्हें डिस्क्राइब करता है। तो इसको लिखो, दे वुड बेटर लीव फॉर द स्टेशन अर्ली एनफ। ठीक है। हाँ, अर्ली एनफ आ जाएगा, बढ़िया।
अच्छा, एनफ का यूज हम वर्ड से पहले भी कर सकते हैं जिसे डिस्क्राइब करता है, लेकिन जब ये डिटर्मिनर हो। अच्छा, डिटर्मिनर ये तब होता है जब हम इसका यूज करते हैं नाउन के साथ। नाउन के साथ जब हम एनफ का यूज करते हैं तो ये डिटर्मिनर होता है, उससे पहले लिखा करो। अगर हम इसका यूज किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए करें तो ये एडवर्ब होता है और उसको बाद में लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट पास द एग्जाम एज इजी एज ही हैड होप्ड। अब देखो ये पास है ना, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब होने की वजह से इसके बाद हमें ये एडजेक्टिव इजी नहीं, एडवर्ब इजीली यूज करना चाहिए। तो लिखो एज इजली एज ही हैड होप्ड, ठीक है। एज इजली एज, बढ़िया, सही है। मतलब तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है पहले से असाइनमेंट को, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सीड्स मे बी सोन आउटडोर इन द स्प्रिंग। हाँ, इसका आंसर है आउटडोर, सही बता रहे हो बच्चे। और दो चीज और ध्यान रखना, सर टू एडवर्ब्स इज यूज्ड हाउ। परवेज मलिक बच्चे ऐसी बातें मत करो, देखो ये अच्छी नहीं लगती। दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तीन एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, चार एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, काउंटिंग मत किया करो। ऐसा थोड़ी होता है कि सेंटेंस में जगह कम होती है, दो एडवर्ब एक साथ नहीं रखने, हर एक वर्ड एक ही एक रखने एक साथ में। देखो, आउटडोर एडजेक्टिव होता है, नाउन्स के साथ लिखा जाता है उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, आउटडोर एडवर्ब होता है। इस सेंटेंस में देखो एडवर्ब की जरूरत है, ये हमने लिख रखा है ना, द सीड्स में बी सोन वेयर, वेयर का रिप्लाई चाहिए तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होते हैं। तो इस आउटडोर को हटा के इसकी जगह लिखो आउटडोर्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में आ जाते हैं। द पुलिस सेड दैट दे एक्टेड एज फास्टली एज दे कुड। अब हमने क्या पढ़ा कि फास्टली जो होता है ना, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है एक्चुअल में, फास्ट एडजेक्टिव वर्ड दोनों ही होता है। तो जब जरूरत पड़े तो फास्ट का ही यूज किया करो, फास्टली कोई वर्ड होता नहीं है, इसको मत लिखा करो। जहां भी फास्टली लिखा होगा ना, ये गलत ही होगा, इसकी जगह हमेशा फास्ट का यूज किया करो, एज फास्ट एज, बहुत अच्छे, बढ़िया। दे मेंटेन्ड देयर रिलेशंस फ्रेंडली विद देयर नेबर्स। इस क्वेश्चन का आंसर करो, नाइन्थ क्वेश्चन है, इसको आंसर करो एक बार। अब देखो समझना, ये जो हमने फ्रेंडली लिखा है ना, हमने पढ़ा था कि ये वर्ड एडवर्ब नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब हमने लिखा दे मेंटेन देयर रिलेशंस, हाउ डिड दे मेंटेन, तो हाउ का रिप्लाई लिखना है। अब हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होगा, अगर ये फ्रेंडली एडवर्ब होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये फ्रेंडली तो एडवर्ब है नहीं। तो इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है ना, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करो, इस नाउन से पहले लिख दो। इसको लिख दो दे मेंटेन्ड देयर फ्रेंडली रिलेशंस विद देयर नेबर्स, कि उन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशंस को दोस्त मतलब नेबर्स के साथ मेंटेन रखा, तोड़ा नहीं। या फिर इसको ऐसे लिख दो, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो अगर हम इन अ फ्रेंडली मैनर लिख देंगे तो भी ये सेंटेंस सही हो गया, या फिर हम इस फ्रेंडली एडजेक्टिव को इस रिलेशंस नाउन से पहले लिखकर यूज कर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो चाहे तो ये लिख दो दे मेंटेन देयर फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है। हाँ, वेल भी लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है। या हम इसको लिख दें दे मेंटेन्ड देयर रिलेशंस इन अ फ्रेंडली मैनर। अगला देखो, कमल बॉट ए स्मॉलर हाउस बिकॉज द अदर वंस वर टू मच एक्सपेंसिव, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो एक्सपेंसिव वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और हमने पढ़ा था, हाँ, हमने ये पढ़ा था कि जो टू मच होता है इसका यूज किया जाता है नाउन्स के साथ, लेकिन एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में यूज करना चाहिए मच टू। ये जो एडवर्ब का फंडामेंटल में वीडियो दे रखा है ना, ये कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाए गए हैं, ठीक है, तो अपना देख लेना। तो नाउन्स के साथ में लिखा करो टू मच, हाँ, और एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ में लिखा करो मच टू, तो इसको लिखो मच टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखो, दे आर बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज। एक मिनट बच्चा, अभी जो हमने बैग एंड बैगेज लिखा है ना, ये बैगेज बैगेज होता है हमारा इडियम, और ये एडवर्ब होता है जैसा कि हमने पढ़ा था। तो एडवर्ब्स के साथ प्रिपरेशन आती नहीं, तो विद गलत हो गया। बैग एंड बैगेज हो गया, रेन, कैट्स एंड डॉग्स हो गया, और आपका वर्क हार्ट एंड सॉल हो गया, फाइट टूथ एंड नेल हो गया। ये सब फ्रेजेस एडवर्ब्स होते हैं, इनके साथ प्रिपरेशन मत लिखा करो। इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट कंफर्टेबल, ये तुमने पढ़ा ही था कि क्वाइट का मतलब कंप्लीटली होता है इस एडवर्ब का, तो दूसरे एडवर्ब्स का यूज इसे डिस्क्राइब करने के लिए मत किया करो, तो ये ऑलमोस्ट गलत हो गया। सिंपली ऐसे लिखो, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिज स्टोरीज डिस्क्राइब नाइसली लाइफ इन बिटवीन बिटवीन द वॉर्स। 13th का आंसर करो अपने आप। 13th क्वेश्चन का आंसर करो अपने आप। अब देखो इसमें पता है क्या, हाँ समझना, मैं बताता हूं इसमें देखो क्या है। डिस्क्राइब है वर्ब, लाइफ इन बिटन बिटवीन द वॉर्स, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। असल में देखो है पता क्या, ये जो डिस्क्राइब वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है लाइफ, लेकिन लाइफ को हमने इन प्रीपोजिशन की मदद से रिलेट कर रहा है बिटवीन को, बिटवीन से रिलेट कर रखा है, फिर बिटवीन द वॉर्स भी लिख रखा है। तो ये कुल मिला के हमारा पूरा एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बिटन इन विच बिटन बिटवीन द वॉर्स, लड़ाई के बीच में। तो ये पूरी फ्रेज एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। अब हमने पढ़ा किसी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखा जा सकता, या तो हम इसको लिखें लास्ट में, हिज स्टोरीज डिस्क्राइब लाइफ इन बिटन बिटवीन द वॉर्स नाइसली, या जब हम इतनी दूर एडवर्ब को लिखेंगे ना तो एडवर्ब का मीनिंग वीक हो जाएगा। ठीक है, लेस इफेक्टिव रह जाएगा। अगर हम वर्ब से बहुत ज्यादा दूर लिख देंगे एडवर्ब को तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो बजाय कि वहां लिखने के ना इसको पहले लिख दो। कुल मिला के एडवर्ब्स ऑफ मैनर को या तो वर्ब के बाद लिखा करो या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा करो। अगर लिखे लगे कि ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लिखना चाहिए तो पहले भी लिख सकते हो, लेकिन वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब का यूज मत किया करो। नाइसली डिस्क्राइब, बिल्कुल बच्चा सही, यही आंसर है। नेक्स्ट देखो, वी रिसीव्ड द पार्सल जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर नहीं अगो का यूज क्या करो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। अगर हम बैकवर्ड जाएंगे प्रेजेंट से तो जिस टेंस में हम पहुंचेंगे वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हाँ, जस्ट अ फ्यू डेज अगो, हाँ बिल्कुल सही बच्चे। नेक्स्ट में आ जाओ, इट वॉज रेनिंग हार्डली वेन दे सेट ऑफ। देखो इसमें दो गलतियां मैं बताता हूं। एक तो हार्डली एडवर्ब डिग्री होता है, अगर हमें यूज भी करना हो तो पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बाद में लिख रहे हैं तो एडवर्ब मैनर लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको हार्डली की वजह हार्ड कर देना तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही हो जाएगा और लॉजिकली भी सही हो जाएगा। रेन हार्ड का मतलब रेन विद फुल फोर्स, तेज बारिश होना है। ठीक है, हाँ, इट वॉज हार्ड माई रेनिंग, इट वॉज हार्ड माई रेनिंग, क्या लिख रहा है बेटा, हार्ड माई रेनिंग, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, इट वॉज रेनिंग हार्ड। इट वॉज रेनिंग हार्ड का मतलब हो जाएगा इट वॉज रेनिंग विद फोर्स, खूब तेज बारिश हो रही थी। ठीक है, द कैंडिडेट केप्ट साइलेंटली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये कीप वर्ब है ना, इसको ध्यान से देखो, इसके थ्रू हम किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं कि कैंडिडेट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो केप्ट वर्ब हमने यहाँ पे लिखी है ये कैंडिडेट की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है। तो अगर ये कीप वर्ब स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई कैंडिडेट के तो लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके बाद हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। एडजेक्टिव साइलेंट होता है न कि साइलेंटली। तो इसको लिखो, द कैंडिडेट्स केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। रॉन्ग टाइप हो गया, अच्छा रॉन्ग टाइप होगा, कोई नहीं बच्चे सही कर लो। ठीक है, इसमें केप्ट साइलेंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम किसी के द्वारा किए गए या किसी के साथ हो रहे एक्शन को नहीं रेफर कर रहे, किसी की स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में बातचीत नहीं करनी चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए। 17th का देखो आंसर बता पाओगे क्या? 17th क्वेश्चन का आंसर देखो बता पाओगे? अरे ये तो बता दिया इसने। और एक दो बच्चे कमेंट करो देखें, 17th क्वेश्चन का आंसर देखो, गेस करोगे, बता पाओगे? एक बच्चे ने बताया फॉर आएगा, सही है, और बताओ? डेली बताया एक ने, और बताओ? देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं ये टेंस में पढ़ा देता हूँ क्योंकि अभी तुम लोगों को टेंस पढ़ाया नहीं गया ना, तो बाद में पढ़ाएंगे तब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी समझ लेना। ये जो हम सिंगल वर्ड एवरीडे लिखते हैं एक, और एक हम स्पेस के साथ लिखते हैं। ठीक है, इनमें से जो सिंगल वर्ड एवरीडे होता है ना, ये वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, और स्पेस के साथ लिखते हैं तो ये एडवर्ब होता है। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो एडवर्ब होता है एवरीडे जो हम स्पेस के साथ लिखते हैं, ये होता है डेली, इसका मतलब होता है डेली। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, व्हेन का रिप्लाई।
अच्छा, एवरीडे जो हम सिंगल वर्ड एडजेक्टिव लिखते हैं इसका मतलब होता है कॉमन, यूजुअल, जनरल, ठीक है, और ये एडजेक्टिव होता है। जैसा कि हमें पहले से पता है कि एडजेक्टिव होते हैं व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, और ये एवरीडे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है तो व्हेन का रिप्लाई। तो जब हमें कभी किसी सेंटेंस में विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई करना हो तो वहां पे एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला एवरीडे यूज करना है, ये वाला। लेकिन जब हमें किसी सेंटेंस में व्हेन का रिप्लाई करना हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला एवरीडे लिखना। ठीक है, तो पहले तो ये दो चीजें समझ लो। अब मैं इन दोनों के डिफरेंस पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, उसका आंसर बताना। जैसे हमने कहा पॉल्यूशन, नहीं पॉल्यूशन नहीं, कुछ और लिखता हूं, ठीक है, यहाँ तो जगह नहीं है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं जिससे तुम समझ जाओ। ट्रैफिक जाम is a dash problem in cities। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा, ट्रैफिक जैम इज अ डैश प्रॉब्लम इन सिटीज, इस ब्लैंक को बताओ क्या यूज करके फिल करें, एवरीडे जो सिंगल वर्ड होता है उसे, या जो स्पेस के साथ लिखा जाता है उसे। एक मिनट तुम लोग अपना करते रहना, मुझे जरा एक बार नेट प्रोवाइडर को फोन कर लेने दो, ठीक है। सिंगल वर्ड एवरीडे, बढ़िया, बहुत अच्छा। एक मिनट तुम लोग लाइव रहना, मैं जरा अपने नेट प्रोवाइडर से बात कर लेता हूँ। हेलो मंटू, चलो आ जाओ, ठीक है। असल में हमारा नेट प्रोवाइडर वाले है ना, ये पता नहीं बारिश वारिश वजह है क्या, दिल्ली में तो आज बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा ना मेरे एंड पे बफर कर रहा है, हालांकि अभी सही हो गया। फॉरवर्ड बैकवर्ड सही करवाता हूं। हाँ, तो इसमें तुम लोगों ने बताया कि सिंगल वर्ड यूज करना है, बिल्कुल। देखो, जैसे हमने कहा ट्रैफिक जाम इज अ प्रॉब्लम इन सिटीज, ट्रैफिक जाम जो है वो शहरों की एक समस्या है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज इट, अब हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो इस प्रॉब्लम नाउन को डिस्क्राइब कर दे, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लिख देंगे सिंगल वर्ड एवरीडे। ये सिंगल वर्ड एवरीडे जो है ना, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया कॉमन प्रॉब्लम, मतलब ट्रैफिक जाम जो है वो एक ट्रैफिक जाम जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है शहरों की। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सीजनल होती हैं, कभी आई कभी चली गई, जैसे डेंगू वगैरह है, मलेरिया वगैरह है, ये ऐसी परेशानियां हैं शहरों की जो जब तब होती हैं। या जैसे बारिश होने पे जल भराव हो जाता है, ठीक है, तो ये भी जब तब होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रैफिक जाम तो रोज की समस्या है। तो एवरीडे प्रॉब्लम का मतलब डेली की प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। बफर हुआ था अभी, हाँ अभी सही हो जाएगा बच्चे, एक मिनट में सही हो जाएगा। तो यहां देखो, जैसे हमने लिखा मोहन बॉट अ डिक्शनरी फॉर यूज, व्हाट काइंड ऑफ यूज। अब ये जो यूज वर्ड है ना, ध्यान से देखो, ये नाउन है इस फॉर प्रिपरेशन का, तो हमें उस यूज नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव लिखना था, व्हाट काइंड ऑफ यूज। तो यहाँ पे एवरीडे लिखो सिंगल वर्ड। एवरीडे यूज का मतलब कॉमन, कोई खास यूज नहीं, जो रोजमर्रा में जरूरत पड़ती है डिक्शनरी की, उसी यूज के लिए, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, थैंक्स बच्चे। नेक्स्ट पे आ जाओ। सम स्टूडेंट्स राइट सो स्लो दैट दे ऑफन मिस सम पॉइंट्स। अब देखो, राइट एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आएगा, स्लो एडजेक्टिव होता है, तो यहां पे लिख दो स्लोली। सम स्टूडेंट्स राइट सो स्लोली दैट दे ऑफन मिस सम पॉइंट्स, ठीक है।
चलो बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। ही इज रियली कवर्ड व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द डेंटिस्ट। ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को ना हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक इसको सही करने का तरीका है कि हम कवर्ड, जो कि एक नाउन होता है, इसके साथ डिटर्मिनर लिख दें, क्योंकि कवर्ड वर्ड नाउन है। ठीक है भाई, जो कवर्ड वर्ड होता है नाउन होता है। तो या तो इसको लिख दो ही इज रियली अ कवर्ड, या फिर एक काम करो, अगर डिटर्मिनर नहीं लिखना चाहते हो तो इस नाउन को हटा के इसकी एडजेक्टिव फॉर्म कवर्डली लिख दो। ही इज रियली कवर्डली व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द डेंटिस्ट। ठीक है, सही है। देखो बच्चे, ए लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, कवर्डली लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। मतलब मैंने तो कवर्डली लिख दिया, तुम्हें लिखना कवर्डली लिख दो, नहीं कवर्डली लिखना है तो ए लिख के तब भी सही कर सकते हो। ठीक है। कवर्ड नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, वो बिना आर्टिकल के लिख नहीं पाओगे। कवर्डली एडजेक्टिव होता है, उसको डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट देखो, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। 20th क्वेश्चन का देखो आंसर, अगर बताओ समझ में आया कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आंसर समझ में आया तो एक बार बताओ कि इसका क्या आंसर हो सकता है। मैग्निफिसेंटली ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, देखो आंसर तो खैर यही है, मैं बताता हूं। परफॉर्मेंस वर्ड नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और मैग्निफिसेंट भी एडजेक्टिव है। अब ये दोनों ही एडजेक्टिव ने परफॉर्मेंस की ब्यूटी, सुंदरता डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने एडजेक्टिव में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करें जो उस नाउन की सेम क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हो, तो उनको एंड से कनेक्ट करना चाहिए, पढ़ा था। तो इस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका तो है कि मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल के बीच में एंड यूज कर लो। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, या तो ऐसे लिख दो। या फिर पढ़ा था कि हमने कि एक तरीका और भी हो सकता है सही करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर उनमें से किसी एक एडजेक्टिव की एडवर्ब फॉर्म होती है तो उसको एडवर्ब फॉर्म में यूज कर लो। जैसे मैग्निफिसेंट है ना, इसकी एडवर्ब फॉर्म होती है मैग्निफिसेंटली, तो इसको लिख दो मैग्निफिसेंटली। फिर से समझ लो, अगर हम मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल लिखते तो भी सही हो जाता, मैग्निफिसेंटली लिख दिया तो भी सही हो गया। डन, बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। इट इज इवन कोल्ड देयर ड्यूरिंग समर। अब देखो, इवन का यूज हम करते हैं सेंटेंस के उस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए जो सरप्राइजिंग है, मतलब जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है सेंटेंस का, उसको हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे सरप्राइजिंग कोल्ड टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे सरप्राइजिंग है वो सीजन जब कोल्ड हो रही है। मतलब सर्दियों में कोल्ड हो तो ये सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गर्मियों में कोल्ड हो रही है, इट इज सरप्राइजिंग। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट ये सीजन है, जिस सीजन में ये कोल्ड है। तो इसको यहां से लाके यहां लिख दो। इट इज कोल्ड देयर इवन ड्यूरिंग समर। मतलब सर्दियों में तो सब जगह ही कोल्ड होता है, लेकिन कोई अगर जगह ऐसी है जहां गर्मियों में भी कोल्ड होता है, तो दैट इज सरप्राइजिंग। तो इवन को लिखो ड्यूरिंग समर के साथ, बिल्कुल सही बच्चे। हाँ, इट इज कोल्ड देयर, देयर के बाद लिखो बेटा, क्योंकि जो इवन है ना वो ड्यूरिंग समर सीजन को डिस्क्राइब करने के लिए है, देयर टाइम प्लेस को नहीं। मतलब ये जो इवन है ना, ये इस सीजन को डिस्क्राइब करने के लिए, न कि प्लेस को। अगला देखो, द मैन एक्सप्लेन्ड विविडली व्हाट ही हैड सीन देयर। एक्सप्लेन्ड वर्ब हो गई, व्हाट ही हैड सीन देयर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब आते नहीं, तो ये जो हमने विविडली बीच में लिखा है गलत हो गया, इसको यहां से हटाओ, यहां ले आओ। द मैन विविडली एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड सीन देयर। हाँ ठीक है, द मैन विविडली एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल बच्चे लास्ट में आ सकता है, मैंने देखो पहले ही बताया था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो सेंटेंस का लास्ट वर्ड होता है ना, अगर हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए इवन जस्ट ओनली का यूज करें, तो चाहे उससे पहले लिखो बाद में लिखो, दोनों जगह सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। आर गाइड न्यू वेल ऑल द प्लेसेस वेरी गुड। अभी जो गुड होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, इसका यूज हम लिंकिंग वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे लिखो वेल।
आवर गाइड न्यू ऑल द प्लेसेस वेरी वेल। अगला देखो, आई टोल्ड देम दैट दे शुड सेंड पेमेंट्स ऑन अ रेगुलरली बेसिस। ये लिख दिया हमने, ऑन अ रेगुलरली बेसिस। बेसिस वर्ड नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज होते हैं, एडजेक्टिव रेगुलर होता है, तो इसको ऐसे लिखो, ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर ये बेसिस नहीं लिखा होता ना तो सही हो जाता है, टू सेंड पेमेंट्स रेगुलरली, लेकिन बेसिस नाउन है तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव रेगुलर होता है, तो लिख दो ऑन रेगुलर बेसिस। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो सूनर द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेलिब्रेशन। इसका आंसर तो तुम लोग अपने आप ही बताओ, 25th का आंसर बताओ, 25th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। नो सूनर द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है, नो सूनर वॉज द रिजल्ट डिक्लेयर्ड आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो असल में पता है क्या, ये जो नो सूनर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम का सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसको हमें लिखना पड़ेगा वर्ब या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। तो कायदे से तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना चाहिए, द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड नो सूनर, ठीक है। तो या तो नो सूनर को डिक्लेयर के बाद लिखो, और नहीं तो नो सूनर एडवर्ब है, शुरू में लिखा रहने दो, इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, ये जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है ना इसको लिख दो पहले। नो सूनर वॉज द रिजल्ट डिक्लेयर्ड देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेलिब्रेशन, ठीक है। चलो बढ़िया। द मैन नेवर हैड होप्ड दैट ही वुड गेट इनटू सो मच ट्रबल। इनटू लिखना, गेट इनटू। द मैन नेवर हैड होप्ड दैट ही वुड गेट इनटू सो मच ट्रबल। अब देखो यहां पे क्या है, होप्ड मेन वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं, तो मेन वर्ब है होप्ड, तो इससे पहले लिखो द मैन हैड नेवर होप्ड, द मैन हैड नेवर होप्ड। सही है, बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया तुम लोगों ने। देयर लिव्ड अ माइजर शॉपकीपर इन दैट टाउन। देयर लिव्ड अ माइजर शॉपकीपर इन दैट टाउन। देखो इसमें क्या है, शॉपकीपर नाउन है, माइजर भी नाउन है, नाउन नाउन को डिस्क्राइब कर नहीं सकता, तो या तो इनमें से एक नाउन रिमूव कर दो, या तो माइजर रिमूव कर दो या शॉपकीपर रिमूव कर दो, या फिर अगर शॉपकीपर नाउन यूज यूज करना चाहते हो तो इसके साथ में एडजेक्टिव यूज करो। एडजेक्टिव माइजर नहीं होता, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है माइजरली, तो ऐसे लिखो, देयर लिव्ड अ माइजरली शॉपकीपर इन दैट टाउन, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो, द कार इज क्वाइट स्मॉल स्पेशली इफ यू हैव चिल्ड्रन। अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि कार जो है ना वो स्मॉल है, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता दी कि अगर साथ में बच्चे हैं, मतलब कहीं जा रहे हो और बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, तब तो जरूर फील होगा कि कार स्मॉल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक जनरल सिचुएशन को पर्टिकुलर सिचुएशन बना दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ई वाला स्पेशली यूज करो। स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, कि मतलब अगर बच्चे साथ में है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जरूर फील होगा कि कार छोटी है। हम्म, बिल्कुल बच्चे। नेक्स्ट देखो, द मैच हैडंट हार्डली बिगन। अब ये जो हार्डली है, रेयरली है, सेल्डम है, ये सारे एडवर्ब्स नेगेटिव होते हैं, इनके मीनिंग नेगेटिव होते हैं। तो अगर हार्डली का मीनिंग खुद ही नेगेटिव है तो हमें इस नॉट को अब लिखने की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो, ठीक है। सिंपली ऐसे लिखो, द मैच हैड हार्डली बिगन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, यू कैन सी दोज डिस्टेंट माउंटेन्स क्लियर। अब एक क्लियर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे देखो जिस वर्ब को हमें डिस्क्राइब करना वो एक्शन वर्ब है, सी। अब एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव आ नहीं सकता, तो यहाँ पे इसकी जगह लिखो एडवर्ब, क्लियरली। यू कैन सी दोज डिस्टेंट माउंटेन्स क्लियरली विद दीज बाइनोकुलर्स। तो क्लियरली एडवर्ब है, हमें हाउ का रिप्लाई लिखना है इस वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए। वी कैन सी दोज डिस्टेंट माउंटेन्स, हाउ कैन वी सी, तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब हो जाएगा, तो क्लियरली आ गया। अगला क्वेश्चन देखो तब तक।
वेन यू आर अ पेरेंट यू विल थिंक डिफरेंट अबाउट चिल्ड्रन। ठीक है, वेन यू आर अ पेरेंट यू विल थिंक डिफरेंट अबाउट चिल्ड्रन। थिंक एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसके बाद एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आएगा। एडवर्ब होता है डिफरेंटली, डिफरेंट एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। तो इसको ऐसे लिख दो, वेन यू आर अ पेरेंट यू विल थिंक डिफरेंटली अबाउट चिल्ड्रन। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 32nd क्वेश्चन का आंसर बताओ तो एक बार देखें, सब बता पाओगे? जो 31st के 32nd, 30 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक बार अपने आप बताओ तुम लोग। हाँ, नहीं कमेंट किया? हाँ, दीज। देखो मैं समझाता हूँ बच्चे इसमें क्या मिस्टेक है। ये इन जो है और प्रिपोजिशन है, मुंबई इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है वेयर का रिप्लाई। वेयर का रिप्लाई है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, ओनली लिख के हमने इसको स्ट्रेस भी कर दिया, ओनली इन मुंबई। ओनली इन मुंबई का मतलब एंड नोबडी एल्स, और कहीं नहीं, केवल मुंबई में। तो ये जो हमने लिखा है ना ओनली इन मुंबई, ये एडवर्ब फ्रेज है प्लेस की, और हमने स्ट्रेस करने के लिए इसके साथ ओनली भी लिख दिया शुरू में। तो अब हमें पता है कि एडवर्ब फ्रेज जो प्लेस की होती है वो वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आती हैं। तो इस सेंटेंस को कायदे से हमें लिखना चाहिए, यू फाइंड बार्स लाइक दिस ओनली इन मुंबई। लेकिन अगर हम इसे शुरू में स्ट्रेस करने के लिए लिख रहे हैं ना, तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो। फाइंड हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डू डज होते हैं, यू के अकॉर्डिंग डू का यूज कर लो, ऐसे लिख दो, ओनली इन मुंबई डू यू फाइंड बार्स लाइक दिस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली इन मुंबई डू यू फाइंड बार्स लाइक दिस। ठीक, तो या तो हम ओनली इन मुंबई जो कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है लास्ट में लिख दें, यू फाइंड बार्स लाइक दिस ओनली इन मुंबई, या फिर ओनली इन मुंबई को शुरू में लिखा रहने दो, इसके साथ डू लिख दो, इन्वर्टेड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, द मैन रीच देयर लास्ट दो ही हैड स्टार्टेड एट फर्स्ट। अब देखो, ये जो लास्ट और फर्स्ट हम वर्ड यूज करते हैं ना, वैसे तो ये ऑर्डिनल होते हैं, अदरवाइज ये एडवर्ब भी होते हैं जब इनका यूज हम करते हैं व्हेन को रिप्लाई करने के लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसे हमने लिखा द मैन रीच्ड, व्हेन डिड ही रीच, तो व्हेन का रिप्लाई गया लास्ट, एडवर्ब हो गया। ही हैड स्टार्टेड, व्हेन हैड ही स्टार्टेड। ठीक है, तो आ गया फर्स्ट। तो व्हेन का रिप्लाई लिखना है ना, तो फर्स्ट लिखो, एट फर्स्ट मत लिखो। जैसे लास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, वैसे फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनके साथ में हमें प्रीपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं। चैट बॉक्स इज फाइन एंड देयर इज नो बफरिंग, आई एम यूजिंग जियो। अच्छा दुरानी सर, आप भी आ गए, बढ़िया है, सही चल रहा है, अच्छा बफरिंग वगैरह नहीं है, चलिए फाइन। नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूशन टू द क्राइम सीम्ड ऑब्वियसली। सीम इज अ लिंकिंग वर्ब, सीम लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑब्वियसली होता नहीं है, ऑब्वियस होता है। तो इसको लिखो, द सॉल्यूशन टू द क्राइम सीम्ड ऑब्वियस। ठीक है, सीम्ड ऑब्वियस, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डोंट ब्लेम मी ओनली आई एम द मैसेंजर। यू ऑल आंसर द क्वेश्चन। ये 35th क्वेश्चन है, इसका एक बार आंसर बताओ तो। दुरानी सर थैंक्स। एक बार आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, प्लीज डोंट ब्लेम मी ओनली आई एम द मैसेंजर। अब देखो, अगर हम ओनली आई एम द मैसेंजर लिखेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा एंड नोबडी एल्स इज द मैसेंजर, कि कोई और मैसेंजर नहीं है, मैं ही हूं अकेला। तो अगर ये पर्सन अकेला मैसेंजर है, तब तो फिर ब्लेम भी इसी को करना चाहिए। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मुझे ब्लेम मत करो? तो अगर ये कह रहा है कि मुझे ब्लेम नहीं करो, तो इसका मतलब ये ब्लेम अपना किसी और पे शिफ्ट करना चाह रहा है। लेकिन अगर ये लिख देगा ओनली आई एम द मैसेंजर, तो इसका मतलब कोई और दूसरा पर्सन तो है ही नहीं, केवल यही है, तब तो इसी को ब्लेम करना पड़ेगा। तो ये मीनिंग लॉजिकल है। अगर हम इस ओनली को यहां से हटा के यहां ले आए, तो ये सही जाएगा, आई एम ओनली द मैसेंजर। आई एम ओनली द मैसेंजर का मतलब मेरा रोल केवल मैसेंजर का है, इससे ज्यादा का नहीं। तो इसका मतलब ब्लेम करना है तो उस पर्सन को करो जिसने एक्चुअल में मैसेज भेजा है, ना कि मुझे मैसेंजर को जो मैसेज लेकर आया। तो ये ओनली गलत जगह लिखा हुआ है, इसको या तो रिमूव ही कर दो पूरे सेंटेंस से, लिखो ही मत, या लिखो यहाँ पे आई एम ओनली द मैसेंजर, कि मैं केवल मैसेंजर हूं और इससे ज्यादा नहीं। मैसेंजर होता है ना जो एक की खबर दूसरे के पास लेकर जाता है। लाइक बच्चे, हाँ प्रिपरेशन है। अगला देखो,
सेल्डम वी हैड सीन अ चाइल्ड विद सो मच टैलेंट। अब देखो ये जो सेल्डम एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हमें लिखना चाहिए मेन वर्ब से पहले, यहाँ पे सीन से पहले। तो या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, वी हैड सेल्डम सीन, ठीक है। या फिर अगर हमने सेल्डम को शुरू में लिख ही दिया है तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिख दो सेल्डम हैड वी सीन, सेल्डम हैड वी सीन। हाँ, तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे लास्ट में भी लिख सकते हैं, आई एम द मैसेंजर ओनली, ठीक है। सेल्डम हैड वी सीन और वी हैड सेल्डम सीन, दो तरीके से सही कर सकते हैं। दे टोल्ड अस लिटिल और एनीथिंग। अब देखो हमने पढ़ा था कि लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। अगर और कंजंक्शन इसके साथ लिखोगे तो फिर नथिंग लिखना, और अगर इफ लिखा होता तो एनीथिंग लिखते हैं। तो इसको लिखो दे टोल्ड अस लिटिल और नथिंग। नेक्स्ट आ जाओ, द पुलिस कैरीड आउट अ, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, द पुलिस कैरीड आउट अ थॉरोली इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इन्वेस्टिगेशन वर्ड नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। एडजेक्टिव थॉरोली नहीं होता, थॉरो होता है। थॉरो का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, कंप्लीट। तो इन्वेस्टिगेशन वर्ड नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव आएगा ना कि एडवर्ब, तो थॉरोली की जगह लिख दो थॉरो। थॉरो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो का मतलब कंप्लीट, एग्जॉस्टिव। हाँ, इसमें फ्री आ जाएगा। फ्री का मतलब होता है विदाउट मेकिंग पेमेंट्स। चिल्ड्रन अंडर 5 ट्रेवल फ्री, फ्री का मतलब विदाउट मेकिंग पेमेंट्स। नेक्स्ट देखो, सम टाइम वी गो टू द सिटी फॉर शॉपिंग बाई कार। अब हमने पढ़ा था कि इस सम टाइम का मतलब होता है एट सम इंडेफिनिट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। और सम टाइम्स का मतलब होता है नाउ एंड देन, जब तब, मतलब जो फ्रिक्वेंटली होने वाले इवेंट्स होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रखा है, तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब हैबिट की बात हो रही है कि कोई काम हैबिचुअली होता है, कब कब होता है ये बताना है। तो यहाँ पे समटाइम्स लिखो, और जब समटाइम्स लिखोगे ना तो उसको लिखना है वर्ब से पहले, वी समटाइम्स गो टू द सिटी। समटाइम्स एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो मेन वर्ब से पहले लिखना। बिल्कुल बच्चा, समटाइम्स। नेक्स्ट देखो, विल यू हैव डिनर विद अस ऑन टुनाइट। टुनाइट इज एन एडवर्ब। टुनाइट है, टुडे है, यस्टरडे है, ये एडवर्ब्स होते हैं, ध्यान रखना। टुनाइट, टुडे, हाँ, तो ये एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशन का यूज मत किया करो, ऑन रिमूव कर दो। नेक्स्ट देखो, सम स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। 42 का आंसर तुम लोग अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर अपने आप करो। क्या बताया, टू डिफिकल्ट। हाँ देखो, अब एक चीज समझना, अगर हम यहां पे लिख दें डैश इजी टू अंडरस्टैंड, और अगर हम यहां पे लिख दें डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मान लो हम लिख दें समथिंग इज डैश इजी टू अंडरस्टैंड, समथिंग इज डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मान लो कुछ भी लिख दो, अपने पास से लिख दो इट इज डैश इजी टू अंडरस्टैंड, और यहां पे लिख दो इट इज डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज इजी होगी तो उसको लोग समझ लेंगे, तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मीनिंग के लिए लिख दो वेरी, या एनफ भी लिख सकते हो, इट इज इजी एनफ। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा डिफिकल्ट, अगर कोई चीज डिफिकल्ट होगी तो उसको लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ये मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मीनिंग के लिए यहाँ पे लिख दो टू, इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जब हमें इन्फिनेटिव के नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करना हो तो टू का यूज क्या करो, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो वेरी लिखा करो, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो डिफिकल्ट के साथ टू आ जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज डिफिकल्ट होगी ना तो अंडरस्टैंड वाला काम हो नहीं पाएगा, नेगेटिव मीनिंग चाहिए होगा, ठीक है। अ डिफरेंस ऑफ सो एंड टू, बता दूंगा बच्चे, सो एंड टू का हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस कंजंक्शन चैप्टर में, डिटेल में उसको समझाएंगे, ठीक है।
तो अब ये देखो यहाँ पे हमने लिखा ना, सम स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको लिखो टू डिफिकल्ट। एक बच्चे ने इसमें आंसर लिखा डिफिकल्ट एनफ टू अंडरस्टैंड। एनफ का यूज पॉजिटिव मीनिंग के लिए क्या करो बच्चे, नेगेटिव के लिए नहीं। नेगेटिव के लिए उसकी जगह टू लिखा करो। द पेशेंट हैज रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट फेयरली बेटर देन एक्सपेक्टेड। अब देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कभी कोई कंपैरेटिव डिग्री लिखी हो ना, तो उसके साथ में फेयरली नहीं रादर का यूज क्या करो। द पेशेंट हैज रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट रादर बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में फेयरली का यूज मत किया करो, कंपेरेटिव डिग्री के साथ में रादर का यूज किया करो, रादर कंपैरिजन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो, सम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग वेरी लाउड। अब अगर हमने वेरी लिख दिया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया हाई डिग्री। हाई डिग्री के लिए लिखो लाउडली। और लाउड वैसे भी अपना ध्यान रखना एडजेक्टिव होता है, हम नहीं यूज कर सकते। लाउड वर्ड एडजेक्टिव होता है, हम उसको वैसे भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि टॉकिंग एक्शन वर्ब है, उसका बाद एडवर्ब आएगा। हाँ, मच भी लिख सकते हैं बिल्कुल बच्चे, मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। ही इवन डिडंट कॉल टू से। अब देखो इसमें क्या है, ये जो इवन है ना, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं मेन वर्ब के लिए तो इसको कॉल से पहले लिखो, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए तो ही से पहले लिखो। डिडंट हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए एडवर्ब नहीं यूज होते, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स नहीं यूज होते। तो या तो इस इवन को कॉल से पहले लिखो या ही से पहले लिखो, दोनों ही जगह सही होगा, मीनिंग बदल जाएगा। अगर हम ये लिख देंगे इवन ही डिडंट कॉल, तो इसका मतलब हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें कॉल करेगा, लेकिन उसने भी कॉल नहीं की। और अगर हम लिख देंगे ही डिडंट इवन कॉल, तो इसका मतलब कि कम से कम हम उस पर्सन से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉल करेगा, लेकिन उसने कॉल तक नहीं की। तो या तो वहां लिख दो, यहां लिख दो। रादर बेटा इसलिए यूज होता है कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में, क्योंकि रादर का यूज हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। रादर का मतलब होता है किसी एक के रिलेशन में, कंपैरिजन में, जो कि फेयरली कंपैरिजन के लिए नहीं यूज होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी आर स्टिल टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब देखो अगर हम ये लिख रहे हैं ना, वी आर स्टिल टू फाइंड अ सोल्यूशन, तो हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखा। इन्फिनेटिव लिखने का मतलब कि अभी तक तो हमें कोई सोल्यूशन मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। इन्फिनेटिव का मतलब यही होता है कि ये काम अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। तो अगर ये काम अभी तक नहीं हो पाया, बाद में होगा, तो ये लिख दो। स्टिल का यूज तब किया करो जब कोई काम प्रोसेस में हो और चल रहा हो, ठीक है। जिस समय उसको नहीं प्रोसेस में होना चाहिए, उस समय भी कोई एक्शन प्रोसेस में है, तो स्टिल का यूज किया करो। लेकिन कोई काम जो हो जाना चाहिए था नहीं हो पाया हो, तो उसके लिए येट का यूज किया करो। तो यहाँ पे लिखो वी आर येट टू फाइंड अ सोल्यूशन। और जब हम ये लिख देंगे ना वी आर येट टू फाइंड अ सोल्यूशन, तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा वी हैवंट फाउंड अ सोल्यूशन येट। वी हैवंट फाउंड अ सोल्यूशन येट, कि अभी तक तो हमें कोई सोल्यूशन मिला नहीं। तो ये नेगेशन हो गया। द बर्ड टोल्ड अस दैट ही वाज सॉरी टू नॉट हैव सीन देम। इसको लिखो नॉट टू हैव सीन देम। देखो ये जो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना, ये इन्फिनेटिव होता है। अगर कभी नेगेटिव इसको बनाने के लिए नॉट का यूज करना पड़े या किसी भी एडवर्ब का यूज करना पड़े, तो इसके बाद या पहले क्या करो, बीच में मत क्या करो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है और ग्रामर की यूनिट होती है। यूनिट होने की वजह से इसको हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए, जो भी नॉट वगैरह का यूज करना है वो इससे पहले क्या करो। तो ये जो हमने लिखा ना टू हैव सीन, ये देखो हमारा इन्फिनेटिव है परफेक्ट फॉर्म का, तो नॉट को इससे पहले लिखो, बीच में नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखो, कमल कैन नॉट सी थ्रू हिज इट ही इज सो फुलिश। अब जैसे हमने लिखा कैन नॉट सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझ पाना किसी चीज को, किसी की चालाकी को भांप लेना। तो हमने कहा कमल कैन नॉट सी थ्रू इट, कि कमल इस चालाकी को समझ नहीं पाता, तो इसका मतलब वो जितना जरूरी होना चाहिए उससे ज्यादा मूर्ख है, मतलब ज्यादा डिग्री का है, जिससे ये नेगेटिव मीनिंग आ गया। तो नेगेटिव मीनिंग के लिए लिखो टू, ही इज टू फुलिश। जब किसी चीज के नेगेटिव इफेक्ट को रेफर करना हो ना, तो टू का यूज क्या करो, तो इसको लिखो कमल कांट सी थ्रू इट ही इज टू फुलिश। टू का मतलब एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा, की मतलब जो चीज उससे एक्सपेक्टेड थी उसे तक नहीं समझ पाया। आई डेंट रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ क्लास। परवेज मलिक एक काम करना बच्चे, दुरानी सर के नंबर पे ना अपना व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं सही करवा दूंगा। अगला देखो, मोहन रोड टू
हिज पेरेंट्स लास्ट मंथ एंड ही इज स्टिल वेटिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रखा है, ऐसे ही जान जाओ येट नहीं आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है ना, तो इसका मतलब किसी काम के जो हो रहा है उसे रेफर करना है, होने को रेफर करना है, नहीं होने को नहीं। तो अगर होने को रेफर करना है तो स्टिल लिखो। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, ही इज इवन नाउ वेटिंग। फिर हमने लिखा दे एंड ऑल देयर फ्रेंड्स विल विजिट यू नेक्स्ट मंथ। ऑन विच डेट, ऑन विच डे, कौन सी डेट को, कौन से डे पे विजिट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, वो भी बताया नहीं गया। अच्छा, बताया नहीं गया लेकिन हमें रेफर करना है उसे, तो हमने उसके लिए लिख दिया सम टाइम। सम टाइम का मतलब किसी दिन, वो दिन अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो डेट अभी डिसाइड नहीं हुई। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट देखो, दे रिपोर्टेड दैट अ बम एक्सप्लोडेड समवेयर नियरली। अब देखो इसमें क्या, मैं समझाता हूं। नियर जो है और नियरली है। नियरली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। जैसे हमने कहा नियरली 50 पीपल। ठीक है। और नियर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्लोज। ये एडवर्ब वो प्लेस है। नियरली जो होता है ना, नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट। अब कौन आ जाए, बार बार फोन कर रहा है। नियरली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। नियरली 50,000 पीपल, नियरली 10,000 पीपल, वगैरह वगैरह। और नियर का मतलब होता है क्लोज, पास में। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, देखो, दे रिपोर्टेड दैट अ बम एक्सप्लोडेड वेयर, वेयर डिड इट एक्सप्लोड, तो हमें वेयर का रिप्लाई लिखना है। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब प्लेस होते हैं। नियरली प्लेस को रेफर नहीं करता, डिग्री को रेफर करता है, तो लिखो नियर, समवेयर नियर। हम्म। मैसेज आने लग गया ना, हाँ तुम्हारे पास, ठीक है। वो जो बच्चा परवेज मलिक कह रहा था ना कि नहीं आता है, वो एक काम करना, दुरानी सर को मैसेज भेज देना या लास्ट में अपना नंबर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा दुरानी सर को, वो सही करवा देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी डिस्कशन हो रहा है, लास्ट में मैं पूछूंगा तो बताना। अगला देखो, दीज पीपल नेवर टेक एनीथिंग इन सीरियसली। सीरियसली एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के साथ प्रिपोजिशन आती नहीं है, तो ये इन रिमूव कर दो। अगला देखो, द डॉक्टर सजेस्टेड टू हिम एन स्पेशली डिजाइन डाइट प्लान। देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, हाँ ये जो बच्चा बता रहा है ना, बिल्कुल सही बात बता रहा है। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता ना, मैं उनको बताता हूँ, जो हमारा नंबर है ना ऑफिस का, आप उसको अपने फोन में सेव करो। क्योंकि अगर आपका सेव होगा ना तभी मैसेज आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मैं देखो बताता हूँ नंबर क्या है। पहली बात तो सबके पास ये होना चाहिए, 8888788878। या तो मुझे लगता है दुरानी सर इस नंबर से आप लोगों को मैसेज करते होंगे ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप पे, तो इसको सेव करो। ठीक है। या फिर अगर इससे नहीं करते होंगे तो एक दूसरा नंबर है हमारा ऑफिस का, 011, ये दिल्ली का वो है, क्या नाम आपका, स्टडी कोड 01127651165। तो ये नंबर सेव करो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में। अगर ये नंबर सेव होंगे ना कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तभी अपडेट आएंगी व्हाट्सएप वाली, नहीं तो आएंगी नहीं। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो फिर भी आपके पास मैसेज नहीं आते व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो ये दोनों नंबर या इनमें से अगर कोई नंबर मिस कर रखा है, असल में दोनों नंबर सेव कर लो व्हाट्सएप पे। ठीक है। हाँ, 01127651165। तो ये दोनों नंबर सेव करो, ये वाला भी 8888788878। तो अगर इन नंबर्स को सेव कर लोगे ना तो वो मैसेज आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आ जाते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड टू हिम, डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, डाइट प्लान। व्हाट काइंड ऑफ डाइट प्लान, डिजाइन, हाउ डिजाइन, कैसे डिजाइन किया गया। अब हमें यहाँ पे हाउ का रिप्लाई लिखना है, हाउ वॉज द प्लान डिजाइन। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जब हमें हाउ का रिप्लाई लिखना हो या वाई का रिप्लाई लिखना हो तो एस वाला स्पेशली लिखना चाहिए, ये हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे लिखो स्पेशली ये वाला, जब ये वाला स्पेशली लिखोगे ना तो एन की जगह ए कर देना, मतलब लिखना पड़ेगा स्पेशली डिजाइन डाइट प्लान। हाँ, 8888 वाला ही नंबर है, ये वाला भी सेव कर लो बच्चे, ये वाला नंबर। हाँ, हो सकता है कभी इससे वो मैसेज कर दें, क्योंकि इन दोनों ही नंबर से हम व्हाट्सएप मैसेज यूज करते हैं और बच्चों के साथ टच में रहने के लिए ये नंबर से व्हाट्सएप भी किया जाता है, 01127651165। अगला देखो, वी कैन बाई कंप्यूटर्स चीपली इन दी सेल। अब जैसे सेल वगैरह होती है ना, तो वहां पे चीजें लो प्राइस में मिल जाती हैं, जितने में होती हैं उससे कम में, तो यहाँ पे लिखो चीप। चीप का मतलब एट लो प्राइसेस, वी कैन बाई कंप्यूटर्स चीप इन दी सेल। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा द एप्लीकेंट एडमिटेड चीयरफुली दैट ही हैड नो एक्सपीरियंस एट ऑल। अब देखो एडमिटेड वर्ब हो गई, दैट ही हैड नो एक्सपीरियंस एट ऑल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दैट एप्लीकेंट एडमिटेड, व्हाट डिड ही एडमिट, तो व्हाट का रिप्लाई गया दैट ही हैड नो एक्सपीरियंस, तो ये पूरा स्टेटमेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो बीच में एडवर्ब गलत लिख गया, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखे जा सकते, तो पहले लिखो द एप्लीकेंट चीयरफुली एडमिटेड। ठीक है। अगला देखो डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, इट इज फेयरली हॉट दिस डेज। अब मान लो अगर ये केवल सेंटेंस इतना लिखा हो, इट इज फेयरली हॉट दिस डेज, तो ये सही है। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि हम जो टेम्परेचर है ना उसे अप्रूव कर रहे हैं। फेयरली का मतलब अप्रूवल, कि हम अप्रूव कर रहे हैं कि सही है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज देखना, लेकिन अगर हम अप्रूव कर रहे हैं तो हम किसी पर्सन को बिना अम्ब्रेला जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, और अगर हम बिना अम्ब्रेला जाने के लिए बाहर मना कर रहे हैं तो इसका मतलब हम टेम्परेचर को अप्रूव नहीं डिसअप्रूव कर रहे हैं। अगर डिसअप्रूव कर रहे हो तो रादर लिखो, तो लिखो इट इज रादर हॉट दिस डेज। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट देखो अ ग्लुटन इज अ पर्सन हु ईट्स वेरी, ईट्स वर्ब हो गई। हमने पढ़ा था वेरी जो एडवर्ब होता है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब्स को, सॉरी सॉरी एडजेक्टिव को एडवर्ब्स को। ईट वर्ब है, इसके लिए मच का यूज करो, हु ईट्स मच। अब ये जो मच है ना, अगर इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेरी लिखना चाहते हो तो लिख लो, मतलब ईट्स वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा मच, मच को डिस्क्राइब करने के लिए अगर वेरी लिखना चाहते हो तो लिख दो अगलेट इन द पर्सन हु ईट्स वेरी मच। नेक्स्ट देखो पीपल ऑफन आर अफ्रेड ऑफ द थिंग्स दैट दे अंडरस्टैंड। 58th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर अपने आप बताओ। 58th क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चे। आर ऑफन अफ्रेड, ठीक है। हाँ देखो इसमें पता क्या है, ये जो बी की फॉर्म होती है ना इज एम आर, चाहे ये वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, एडवर्ब्स को इनके बाद ही लिखा करो। हेल्पिंग वर्ब होंगी तब तो हर हालत में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मेन वर्ब हो तब भी बाद में लिखा करो, क्योंकि जब हम इनकी यूज करते हैं ना इज एम आर का, तो इनके साथ लिखे गए एडवर्ब्स एक्चुअल में इन्हें डिस्क्राइब नहीं करते, वो डिस्क्राइब करते हैं उस एडजेक्टिव को जिनके बाद लिखा होता है। तो इसको लिखो पीपल आर ऑफन अफ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। कीप योर आईज फॉर्म फिक्स्ड। अब देखो ये फिक्स्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। एडवर्ब फर्म नहीं होता, फर्मली होता है, तो इसको लिखो फर्मली फिक्स्ड। फर्मली का मतलब स्टेडली, लगातार, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, रोड पे रखना है कंटिन्यूअसली। बेटा निखिल आ रहा है, तेरा मैसेज आ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है मुझे। अगला देखो दो ही इज अ टीचर ही सेल्डम और एवर मेक्स मिस्टेक्स। अब जैसे हमने लिखा ना ही सेल्डम और एवर मेक्स मिस्टेक्स, तो हमने पढ़ा था कि और के बाद में हमें नेवर लिखना चाहिए। ठीक है, जब हम लिख देंगे सेल्डम और नेवर मेक्स मिस्टेक्स तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव, कि वो पर्सन गलतियां नहीं करता। लेकिन ध्यान देखो यहाँ पे हमने दो लिख रखा है, दो का मतलब ये सिचुएशन कॉन्ट्रास्टिंग है। अब कोई पर्सन अगर टीचर है तो कॉन्ट्रास्टिंग ये होगा कि वो गलतियां करे। ठीक है, जैसे हम दो लिख रहे हैं ना, तो दो का मतलब हम कॉन्ट्रास्ट शो करना चाह रहे हैं। तो अगर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दो एक साथ लिखने हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी ये होगा कि कोई पर्सन टीचर होने के बाद गलतियां करे, मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है। तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए और के बाद नेवर मत लिखो, इफ लिखो। ही सेल्डम इफ एवर मेक्स मिस्टेक्स, मतलब ये पर्सन गलतियां करता है लेकिन कभी कभार करता है, ज्यादा नहीं करता। हाँ इसका सेल्डम और नेवर नहीं बच्चे। देखो पता है क्या, अगर ये नहीं लिखा होता दो बीइंग अ टीचर तो हम सेल्डम और नेवर ही लिखते। अगर ये दो नहीं लिखा होता तब भी हम सेल्डम और नेवर ही लिखते। लेकिन अगर हमने दो कंजंक्शन लिख देना तो इसका मतलब सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी ये होता है कि कोई पर्सन जो टीचर है वो गलतियां करे। तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, पॉजिटिव मीनिंग के लिए सेल्डम इफ एवर लिखा करो, नेगेटिव मीनिंग के लिए सेल्डम और नेवर लिखा करो। ठीक है। नेक्स्ट देखो शी कुड नॉट हार्डली बिलीव,
हार्डली का मीनिंग नेगेटिव होता है तो कुड नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिमूव कर दो, ठीक है। सिंपली ऐसे लिखो, शी कुड हार्डली बिलीव। नेक्स्ट देखो, वी हैव फेस्ड मैनी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बट दिस वन इज अ क्वाइट डिफरेंट प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्वाइट का यूज हमने किया है इस एडजेक्टिव डिफरेंट के साथ, लेकिन हमने उसके साथ में नाउन भी लिखा प्रॉब्लम। तो हमने पढ़ा अगर हम किसी नाउन फ्रेज में क्वाइट का यूज करेंगे ना तो क्वाइट को सबसे पहले लिखना। तो इसको ऐसे लिखो, क्वाइट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। वी हैव फेस्ड मैनी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बट दिस वन इज क्वाइट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। हालांकि एक और तरीके से भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस प्रॉब्लम इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन चलो उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्वाइट को पहले लिख दो। नाउन फ्रेज में क्वाइट को सबसे पहले लिखा करो। नेक्स्ट देखो, वी हैव नोटिस मच टू डिफरेंस। अब देखो ये नोटिस एक्शन वर्ब है और डिफरेंस जो है ना वो एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये वर्ड नाउन है। अगर ये वर्ड नाउन है तो इसके साथ में मच टू नहीं टू मच लिखो, टू मच डिफरेंस। डिफरेंस, और यहाँ पे ध्यान भी रखना, डिफरेंस जो वर्ड होता है ना, डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड नाउन होता है, डिफरेंट वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो डिफरेंस नाउन होता है तो उसके बाद टू मच लिखो। 64 देखो, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही सेल्डम इफ नेवर ड्रॉप्स लिटर इन ओपन। लिटर का मतलब होता है गंदगी, कूड़ा करकट, गार्बेज। अब अगर हम ये ना लिखें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तब तो हम एवर लिख के भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो अगर ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो इसका मतलब ये कूड़ा करकट नहीं फैलाता होगा ओपन में। तो यहाँ पे हमें मीनिंग नेगेटिव कन्वे करना है। नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए और नेवर लिखो, ही सेल्डम और नेवर ड्रॉप्स लिटर इन ओपन। अगला देखो, ही हैज बीन नेवर सो मच कंफ्यूज। देखो, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन मेन वर्ब हो गई, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले लिखा जाएगा। तो यहां लिखो, ही हैज नेवर बीन सो मच कंफ्यूज। ठीक है, ही हैज नेवर बीन सो मच कंफ्यूज। 66 क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। देखो तो एक बार ट्राई करके, 66 क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। 66 क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। बेयरली, बढ़िया है, बहुत सही है, मतलब पास पहुंच गए हो। बेयरली लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, मतलब ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, जैसे हमने कहा यू विल हैव टू वेट, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग वेट, कितना वेट करना पड़ेगा, तो हमने कहा लॉन्गर देन एन आवर, एक घंटे से ज्यादा। हाउ मच लॉन्गर, अब हमें यहाँ पे लिखना हाउ मच का रिप्लाई, हाउ मच लॉन्गर, कितना ज्यादा। जैसे हमने लिखा यू विल हैव टू वेट लॉन्गर देन एन आवर, एक घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हाउ मच लॉन्गर, कितना ज्यादा। तो हाउ मच का रिप्लाई जो होते हैं ना वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, लेकिन रेयरली और सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो जब हाउ मच के रिप्लाई की जरूरत पड़े ना, तो वहां पे या तो बेयरली लिखा करो जैसे एक बच्चे ने आंसर किया है, या हार्डली लिख दो, मतलब हार्डली या बेयरली में से कुछ भी लिख दो, सही हो जाएगा। तो सेल्डम और रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनका यूज वहां किया करो जहां पर हमें रिप्लाई करना हो हाउ ऑफन को, ठीक है। लेकिन जहां पर हमें हाउ मच को रिप्लाई करना हो वहां पे हार्डली का या बेयरली का यूज क्या करो। अब जैसे हमने लिख दिया हार्डली लॉन्गर देन एन आवर, तो इसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट नॉट लॉन्गर देन एन आवर, कि मतलब एक घंटे से ज्यादा नहीं, मतलब एक घंटे तो इंतजार करना पड़ेगा लेकिन उससे बहुत ज्यादा नहीं। 67 का एक बच्चे ने तब तक आंसर भी कमेंट कर दिया, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, अपीयर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव ब्राइटली नहीं होता, ब्राइटली एडवर्ब होता है, तो लिखो ब्राइट, द सन अपीयर्स टू ब्राइट। नेक्स्ट देखो, ही नेवर विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू आगरा। अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो ना, ही नेवर विजिटेड द ताजमहल, तो ये सही है। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक। तो अगर हम नेवर विजिटेड लिख देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका मतलब हमारा पूरा पास्ट नेगेटिव हो गया कि इस पर्सन ने पास्ट में कभी भी ताजमहल को विजिट नहीं किया। लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पूरे पास्ट की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही केवल उसकी लास्ट विजिट की, कि जो उसकी लास्ट विजिट थी ना आगरा की, तब उसने ताजमहल विजिट नहीं किया, हो सकता है उससे पहले किया हो, उसके बाद किया हो, ठीक।
तो अगर हमें पूरे पास्ट को नेगेटिव करना होता तब तो ये नेवर ठीक हो जाता, लेकिन अगर हमें केवल उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो डिड नॉट का यूज करो, डिड नॉट विजिट द ताजमहल। तो नेवर का यूज वहां क्या करो जहां पर हमें जनरल टाइम को नेगेट करना हो, पूरे टाइम को। अगर हमें किसी स्पेसिफिक टाइम को नेगेट करना है तो नॉट का यूज क्या करो, ही डिड नॉट विजिट द ताजमहल ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू आगरा। नवीन कुमार ने आंसर भी इसका सही बताया, डिड नॉट विजिट। नेक्स्ट देखो, द बिजनेस मैन मेट द सेम बॉयज अ फ्यू डेज आफ्टर। अब देखो हमने पढ़ा था कि आफ्टर एडवर्ब नहीं होता है, जब एज एन एडवर्ब यूज करना हो ना तो इसकी जगह लेटर का यूज किया करो, LATER। अब फ्यू डेज लेटर। नेवर रिमूव मत करो बच्चे, उसकी जगह ना डिड नॉट विजिट लिख दो। रिमूव कर दोगे तब तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, कभी किसी सेंटेंस को मीनिंग चेंज करके सही नहीं करना चाहिए। अगला देखो, दे यूजली रिप्लाई टू माई लेटर्स क्विकर। अब देखो जो हमने क्विकर लिखा ना, क्विकर, ये क्विक एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो हमने रिप्लाई वर्ब लिखी है एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है तो इसके बाद हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा। एडवर्ब होता है क्विकली, क्विकली की कंपेरेटिव डिग्री लिखोगे तो जाएगा मोर क्विकली। तो जो क्विकर है ना, ये कंपेरेटिव डिग्री तो है, लेकिन ये कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है। क्विक जो होता है ना एडजेक्टिव होता है, हमें यहाँ पे एडवर्ब यूज करना पड़ेगा क्योंकि रिप्लाई एक्शन वर्ब है। तो एडवर्ब क्विकली होता है, जब उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो जाएगा मोर क्विकली। दे यूजली रिप्लाई टू माई लेटर्स मोर क्विकली देन देयर बॉस। अगला क्वेश्चन देखो, हैवी ट्रैफिक हैज कॉज्ड वेरी chaos ऑन द रोड। अब देखो ये जो कॉस्ट वर्ब है ना, chaos इस वर्ड का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन है। अगर ये नाउन है तो वेरी इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेरी एडजेक्टिव वर्ड्स के लिए यूज होता है। नाउन्स के साथ लिखना हो तो मच लिखा करो, मच डिटर्मिनर भी होता है। तो लिखो हैवी ट्रैफिक हैज कॉज्ड मच chaos ऑन द रोड। मोर क्विकली बिल्कुल बच्चा सही है, मच chaos आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम मेन आर नॉट एनफ एफिशिएंट टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। अब देखो एफिशिएंट इज एन एडजेक्टिव, एनफ इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आते हैं, तो यहां लिखो सम मैन आर नॉट एफिशिएंट एनफ। अगर हम कभी एनफ का यूज किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ करें तो इसे बाद में लिखा करो। नेक्स्ट देखो, शी इज अ गुड कुक ऑल डिशेज दैट शी प्रिपेयर टेस्टेड वेल। अब ये जो टेस्टेड हमने लिखी है ना वर्ब, ये वर्ब एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। टेस्ट का मतलब किसी चीज को टेस्ट करना भी होता है और टेस्ट आना भी होता है, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट यहाँ पे देखो है डिशेज, और हमें पता है कि डिशेज जो है ना वो टेस्ट नहीं कर सकते किसी चीज को, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई यहाँ पे। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गई तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव गुड होता है, तो वेल की जगह लिखो गुड। शी इज अ गुड कुक ऑल डिशेज दैट शी प्रिपेयर टेस्टेड गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अर्ली मैन हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दिस फैसिलिटीज। अब ये हार्डली हमने लिखा तो मीनिंग नेगेटिव हो गया, क्योंकि हार्डली है, रेयरली है, बेयरली है, स्केर्सली है, सेल्डम है, इनके मीनिंग नेगेटिव होते हैं। तो अगर नेगेटिव मीनिंग हो गया तो इस नॉट की हमें जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। सिंपली ऐसे लिखो, द अर्ली मैन हैड हार्डली एनी ऑफ दिस फैसिलिटीज। हाँ, रिमूव नॉट बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट मूवीज दैट ही एक्टेड इन वर बेस्ड ऑन फिक्शन। अब देखो हमने पढ़ा कि ऑलमोस्ट जो होता है ना वो नियरली होता है। ये दोनों ही इनका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, और इनका यूज हम करते हैं किसी नंबर या अमाउंट को रेफर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने नंबर और अमाउंट का कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा, तो ये मूवीज नाउन के साथ में ऑलमोस्ट गलत हो गया। अब चाहते हो ये सही हो जाए तो इसके साथ में कोई डिटर्मिनर लिख दो नंबर या अमाउंट का। ऑल लिख दो, मूवीज प्लूरल नाउन है ना तो ऑल लिख दो। सिंगुलर होता तो हम एवरी लिख देते, ऑलमोस्ट एवरी मूवी। तो ये सही हो गया। एक दूसरा भी तरीका था इसको सही करने का, अगर हम चाहते तो ऑलमोस्ट को रिमूव करके इसकी जगह मोस्ट लिख देते तो भी सही जाता। मोस्ट मूवीज, मोस्ट डिटर्मिनर होता है नाउन के साथ आ जाएगा। तो या तो लिख दो ऑलमोस्ट ऑल मूवीज, और नहीं तो ऑलमोस्ट को रिमूव करके मोस्ट लिख दो तो भी सही जाएगा। 76 क्वेश्चन का आंसर एक बार अपने आप बताने की कोशिश करो तो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर अपने आप बताओ।
हाँ बच्चे मोस्ट लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, और नहीं तो ऑलमोस्ट के बाद में ऑल लिख दो तो भी सही हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ 76 का आंसर क्या है, अभी तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया। ये जो इन द यूएसए है ना, ये है वेयर का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। परमानेंटली है हाउ का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले लिखा जाता है। ठीक है, वो पढ़ा था ना, मैनर प्लेस एंड टाइम। तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। तो परमानेंटली पहले लिखो, इन द यूएसए बाद में लिखो। परमानेंटली इन द यूएसए, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बच्चे, परमानेंटली। नेक्स्ट देखो, द कमेटी हैज अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा। ठीक, अभी जो हम एज यूज करते हैं ना, इसका यूज किया जाता है हाउ को रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये हाउ का नहीं व्हाट का रिप्लाई है। वैसे वर्ब का कॉन्सेप्ट है, जब तुम लोगों को फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे ध्यान रखना कि एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें हाउ को रिप्लाई करना हो। असल में मैनर को डिस्क्राइब करता है किसी काम के किए जाने को, लेकिन हमें यहाँ पे व्हाट को रिप्लाई करना है। द कमेटी हैज अपॉइंटेड मिस्टर शर्मा, व्हाट हैज द कमेटी अपॉइंटेड, तो व्हाट का रिप्लाई लिखना है। व्हाट का रिप्लाई नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब नाउन है ना, यही व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा। इस हैज की जरूरत नहीं, इसे रिमूव कर दो। बाकी अगर ये बात नहीं समझ में आई हो ना, तो फिर जब हम वर्ब चैप्टर फाइनाइट पढ़ाएंगे ना, तभी ज्यादा समझ में आ जाएगा डिटेल में। वहां पे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा काफी ज्यादा। ठीक है, बाकी अभी तब तक ये छोटी बात ध्यान रखना कि एज का यूज वहां क्या करो जहां हाउ को रिप्लाई करना हो। जब व्हाट को रिप्लाई करना हो तो इसका यूज मत किया करो। नेक्स्ट का आंसर बताओ, 78। द शॉपकीपर हैज नॉट मोर पैकेट्स ऑफ द सिगरेट्स। इसका आंसर बताओ। देखो यहाँ पे समझना, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स हमने लिखा ना, ये नाउन फ्रेज है, नॉट एडवर्ब होता है। एडवर्ब नाउन्स के साथ यूज नहीं होता। तो इसको लिख दो नो। नो होता है डिटर्मिनर, नो नाउन्स के साथ यूज होता है। तो आंसर ये हो जाएगा, द शॉपकीपर हैज नो मोर पैकेट्स ऑफ द सिगरेट्स। ठीक है, नो मोर लिख दिया, सही हो गया। अब मान लो हम नॉट का ही यूज करना चाहते, तो क्या यूज कर सकते थे? तो देखो हम नॉट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन तब पता हमें क्या लिखना पड़ता है, डज नॉट हैव। क्योंकि नॉट एडवर्ब निगेशन होता है, मेन वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, द शॉपकीपर डज नॉट हैव मोर पैकेट्स ऑफ द सिगरेट्स, तो भी सही हो जाता है। और हैज नो मोर पैकेट्स ऑफ द सिगरेट लिख दिया तो भी सही हो गया। मच मत लिखो बेटा, मोर लिखा रहने दो। अगला देखो, एनिमल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स, सो कैन नॉट अ चाइल्ड। ये जो छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट लिखा ना यहाँ पर, ये एक मतलब एडिशन टू स्टेटमेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या नाम, क्या नाम, अ, जो क्वेश्चन टैग का वीडियो है ना, उसके बाद में इसको पढ़ा रखा है, क्वेश्चन टैग के एंड में बिल्कुल वीडियो के। तो चाहो तो अपने एक बार वहां देख लेना, नहीं तो समझना। ये जो हमने सो यूज किया ना, एडवर्ब है, और इसका यूज हम करते हैं पॉजिटिव मीनिंग के लिए। लेकिन इस एडिशन टू स्टेटमेंट को हम जिस सेंटेंस के साथ में लिख रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट देखो नेगेटिव है, कैन नॉट लिखा है ना। तो अगर ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमें सो नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ पे यूज करना चाहिए नीदर। अच्छा, जब हम नीदर लिख देंगे, ठीक है, तो ये मीनिंग नेगेटिव हो गया। फिर हमें यहाँ पे कैन नॉट की जरूरत नहीं रहेगी, तो केवल कैन लिख दो, नीदर कैन अ चाइल्ड। ठीक है, फिर से मैं देखो बता देता हूँ। एडिशन टू स्टेटमेंट्स जो होते हैं, पॉजिटिव मीनिंग में जब हम कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो सो का यूज करते हैं, नेगेटिव मीनिंग में नीदर का यूज करते हैं। सो और नीदर ये दोनों एडवर्ब होते हैं। तो चूंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव था ना, कैन नॉट, तो हमें सो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे नीदर लिखना चाहिए। अच्छा, नीदर लिख देने से मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, फिर नॉट की जरूरत नहीं होगी, तो सिंपली कैन लिखना। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन टैग का वीडियो दे रखा है ना फंडामेंटल्स में, वो पूरा वीडियो देखना, उसके लास्ट में ये कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाया गया। अगर अभी नहीं समझ में आया हो किसी वजह से, तो वहां से देख लेना, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। सो कहना चाइल्ड मत लिखो बच्चे, सो कहना चाइल्ड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग में यूज होता है, मीनिंग हमारा नेगेटिव है। अगला देखो, नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग। ये असल में दो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है ना, जो ये टेंस में पढ़ाता हूं मैं। अभी पता नहीं तुम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टेंस अभी पढ़ाया नहीं, टेंस आगे पढ़ा दूंगा। खैर चलो, एक बार अच्छा 80th क्वेश्चन का अपने आप आंसर बता दो, देखो अगर तुम्हें बताना हो तो तुम क्या बताओगे। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताओ अपने आप, कुछ भी जो भी तुम्हें लगे इस सेंटेंस में सही या गलत है, अपने आप बताओ। देखो एक बच्चे ने तो सही बता दिया। हाँ, और एक दो बताओ। नेवर हैव, नहीं नेवर हैव नहीं आएगा।
देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये जो हमने नेवर इन लाइफ लिखा ना, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है जिसको हमने शुरू में लिख दिया स्ट्रेस करने के लिए। तो इसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म आएगी। इन्वर्टेड फॉर्म में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है। सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग और हैव है, तो वो हमने सही लिख रखी है इन्वर्टेड फॉर्म। दिक्कत पता है क्या, ये जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा ना, हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, इसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। मतलब इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर का यूज कर देंगे तो इसका मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों नेगेटिव हो गया, कि मतलब मैंने ऐसी कोई चीज कभी पास्ट में भी नहीं देखी, प्रेजेंट में भी नहीं देखी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि अगर मैंने प्रेजेंट में भी ऐसी चीज नहीं देखी तो मुझे पता कैसे ये किस टाइप की हॉरिबल थिंग है, क्योंकि सच जो होता है ये डिटर्मिनेट टाइप का होता है। तो अगर मैं टाइप के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं तो इसको देख चुका हूँ। भले पास्ट में पहले कभी ना देखा हो लेकिन अब प्रेजेंट में तो देख ही लिया होगा। तो अगर हम कभी नेवर का यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट केवल नेगेटिव हो, प्रेजेंट पॉजिटिव हो, तो नेवर के साथ बिफोर लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग बिफोर। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करना, नहीं तो ये टेंस में पढ़ा जाएगा कॉन्सेप्ट डिटेल में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर का यूज कर देंगे तो नेवर क्या करेगा, पास्ट को प्रेजेंट को दोनों को नेगेटिव कर देगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमें पास्ट के लिए मीनिंग नेगेटिव चाहिए हो लेकिन प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव चाहिए हो, तो नेवर के साथ में बिफोर भी लिखा करो। नेवर बिफोर लिख देने से क्या हो जाता है, पास्ट का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, प्रेजेंट का पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने पास्ट में कभी ऐसी चीज नहीं देखी जैसी अब देख ली है। और अगर पास्ट और प्रेजेंट में कभी भी ना देखी होती तो फिर नेवर ही लिखे रहने देते, फिर हम बिफोर का यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखो, कैन एनी वन एल्स रन एज फास्ट एज। सिमिलीज में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया करो, एज फास्ट एज। द चाइल्ड वॉज वॉकिंग मच स्लोअर देन हिज फादर। अब देखो ये स्लोअर है ना, ये स्लो एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन वॉकिंग हमने लिख रखी है एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आएगा, एडवर्ब होता है स्लोली, स्लोली की कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो हो जाएगा मोर स्लोली। तो इसको ऐसे लिखो, मच मोर स्लोली। ठीक है, फिर हमने लिखा हाउ डिड द मिक्सर स्मेल। अब देखो ये जो स्मेल वर्ब है, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट है मिक्सर। और हमें पता है मिक्सर डूअर हो नहीं सकता स्मेल वर्ब का, क्योंकि मिक्सर तो किसी चीज को स्मेल करेगा नहीं। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गई ना तो देखो हाउ गलत हो गया, क्योंकि हाउ एडवर्ब मैनर होता है और एडवर्ब मैनर लिंकिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होते। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए ऐसे करो, व्हाट डिड द मिक्सर स्मेल लाइक। तो जो हाउ होता है, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के साथ इसका यूज नहीं होता है। ये स्मेल लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट हमने मिक्सर लिख रखा है ना, वो मिक्सर इस वर्ब का डूअर नहीं हो सकता। तो ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसका हाउ मत लिखो, इसके साथ लिखो व्हाट डिड द मिक्सर स्मेल लाइक। या हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख दो, व्हाट इज द स्मेल ऑफ द मिक्सर। व्हाट इज द स्मेल ऑफ द मिक्सर। व्हाट इज द स्मेल ऑफ द मिक्सर, या तो ऐसे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही गॉट अनरीजनेबल एंग्री विद मी। एंग्री एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज होगा। अनरीजनेबल खुद एक एडजेक्टिव होता है, इसकी जगह लिखो अनरीजनेबली। अनरीजनेबली, हाँ ठीक है। अगला देखो, शी हैज अ पेट एंड इट्स स्किन फील्स वेरी स्मूथली। ये जो हमने फील्स वर्ब लिखी है ना, ध्यान से देखो, इस फील वर्ब का सब्जेक्ट है स्किन। अच्छा, स्किन जो होती है वो किसी चीज को फील तो कर नहीं सकती। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख देते हैं जो किसी चीज को फील कर पाता, डूअर होता, तो ये स्मूथली एडवर्ब सही हो जाता है। लेकिन जो स्किन हमने सब्जेक्ट लिखा ना फील वर्ब के साथ में, स्किन कांट बी द डूअर ऑफ द वर्ब फील, हेंस फील इज अ लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब होने की वजह से इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव होता है स्मूथ, स्मूथली एडवर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी सेल कॉन्टेक्ट यू लेटर दिस मंथ। ये डबल टी वाला जो लेटर होता है ना, ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पोजीशन रेफर करनी हो। मान लो कोई दो नाउन है या दो चीजें हैं, उनमें से बाद वाली को रेफर करना, तो हम इस लेटर का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है द सेकंड ऑफ द टू। लेकिन अगर हमें टाइम को रेफर करना हो ना, तो इसका यूज मत किया करो। टाइम के लिए यूज किया करो ये सिंगल टी वाला लेटर,
अगला क्वेश्चन देखो, सरल आस्क्ड यू नॉट टू बी लेजी। देखो ये जो टू बी लेजी हमने लिखा ना, ये इन्फिनेटिव है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि अगर इन्फिनेटिव को कभी नेगेटिव बनाना हो तो नॉट का यूज इससे पहले किया करो। तो इसको लिखो सरल आस्क्ड यू नॉट टू बी लेजी। 88 देखो, दे वेंट टू देयर, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाने की वजह से इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो टू रिमूव कर दो, दे वेंट देयर। फिर हमने लिखा दे आर प्लानिंग टू गो सून अब्रॉड। अब देखो सून एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई, ठीक है। अब्रॉड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर का रिप्लाई। एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ पहले टाइम से पहले आता है, तो इसको ऐसे लिखो, दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड सून। 90th का आंसर अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, इसका देखो आंसर ये लिखना पड़ेगा, एट 10 PM एवरी नाइट। अब देखो एवरी नाइट भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, 10 PM भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमने पढ़ा कि अगर हम एक ही टाइप के मल्टीपल एडवर्ब्स को लिखें ना, तो उनको प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में लिखा करो। मोस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पहले लिखो, जनरल इंफॉर्मेशन बाद में लिखो। तो इसको लिखो एट 10 PM एवरी नाइट। नेक्स्ट में जाओ, दे नो अ सिंगर हु ओनली सिंग्स। जो केवल गाना गाता है, मतलब हम उसके एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सिंगर्स केवल गाने ही गाते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये ओनली गलत लिख गया। अब या तो इसको यहां से हटा दो, या इसको यहां पे लिख दो ओनली पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। मतलब अगर हम ओनली पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिख देंगे ना, तो इसका मतलब हमने वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसके टाइप ऑफ सॉन्ग्स को, कि वो केवल पेट्रियोटिक टाइप के सॉन्ग्स गाता है, बाकी टाइप के नहीं, मतलब फिल्मी गाने वगैरह नहीं गाता। सम यंग चिल्ड्रन वर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स रोड साइड। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रोड साइड जो होता है ना, ये नाउन होता है। अब देखो यहाँ पे मैं नाउन की नहीं, वेयर का रिप्लाई की जरूरत है। सम यंग चिल्ड्रन वर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स, वेयर वर दे सेलिंग, तो वेयर का रिप्लाई चाहिए। अब वेयर का रिप्लाई ये नाउन है, ये तो हो नहीं सकता, तो या तो इसको हटा के कोई एडवर्ब लिखो, और नहीं तो इस नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो, जिससे कि एडवर्ब का काम करने लग जाए। बाय द रोड साइड, ठीक है। हाँ, इसको लिख दो बाय द रोड साइड। हाँ, बाय द रोड साइड लिख दोगे तो सही जाएगा। तो रिवर साइड है, रोड साइड है, ये सब नाउन्स होते हैं, ये एडवर्ब्स नहीं होते, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पीपल बिहेव्ड अगली विद द फॉरेन टूरिस्ट। अब देखो, बिहेव एक्शन वर्ब है, अगली एडजेक्टिव है। अब हमें पता है एडजेक्टिव हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक्शन वर्ब एडवर्ब लिखना पड़ता है। तो या तो यहाँ पे अगली को हटा के कोई एडवर्ब लिखो, और नहीं तो इसको लिख दो इन एन अगली मैनर। तो अगली वर्ड जो होता है ना, देखने में लगता है कि एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि इसके लास्ट में एलवाई लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली होता है एडजेक्टिव है। तो हम इसको वहां नहीं यूज कर सकते जहां हमें हाउ के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है। जहां हाउ के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वहां एडवर्ब लिखा करो। नेक्स्ट देखो, दे हैड होप्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट इजली, ठीक है। ये इजली एडवर्ब हो गया, तो बाई की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। एडवर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशन का यूज मत किया करो। हम्म। हाँ, बिसाइड द रोड साइड, बिसाइड द रोड साइड लिखो। रोड साइड के साथ में बच्चे द लिखना है, क्योंकि रोड साइड नाउन है ना, तो आर्टिकल के साथ लिखना बाय द रोड साइड। द मिनिस्टर सेंट ए सेक्रेटरी अवे फॉर सम टाइम। अब देखो फॉर प्रेपोजिशन है, तो हमें इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट नाउन्स होते हैं, ये जो हम समटाइम सिंगल वर्ड लिखते हैं एडवर्ब होता है, तो इसको स्पेस के साथ लिख दो ऐसे, द मिनिस्टर सेंट ए सेक्रेटरी अवे फॉर सम टाइम। लुक लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव एंग्रीली नहीं, एंग्री होता है। अब देखो अगर यहाँ पे लुक्ड की जगह ना लिखा होता शाउटेड, ही शाउटेड, तो शाउट एक्शन वर्ब होती है, तो एंग्रीली सही हो जाता है, ही शाउटेड एंग्रीली। लेकिन लुक्ड लिंकिंग वर्ब है, तो उसके बाद हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, तो लिख दो एंग्री। नेक्स्ट देखो, वी डिडंट रियलाइज दैट ही हैड टू ट्रेवल अ सो लॉन्ग डिस्टेंस। अब हमने पढ़ा कि अगर हम सो का यूज, एज का यूज, दिस का यूज या दैट का यूज एज एन एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए करें, तो उस एडजेक्टिव को और उस एडजेक्टिव के नाउन को अलग अलग फ्रेज के तरीके से यूज किया करो। तो ये जो डिस्टेंस नाउन है ना, इसका डिटर्मिनर नाउन के साथ लिख दो।
तो सो लॉन्ग एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, अ डिस्टेंस नाउन फ्रेज हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी डिडंट रियलाइज दैट ही हैड टू ट्रेवल सो लॉन्ग अ डिस्टेंस। ये एक हो गया तरीका। या हम इसको एक और तरीके से भी सही कर सकते हैं, दैट ही हैड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस विच वाज सो लॉन्ग। हालांकि इतनी मेहनत मत करना, या तो हम ऐसे लिख दें, दे हैड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस विच वाज सो लॉन्ग, और नहीं तो सिंपली लिख दो हैड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस सो लॉन्ग अ डिस्टेंस। तो अगर हम सो एज दिस दैट टू इन एडवर्ब्स का यूज किसी एडजेक्टिव के लिए करें और उस एडजेक्टिव से तो उसका नाउन भी लिखा हो, तो नाउन को अलग फ्रेज के तरीके से ट्रीट किया करो, एडजेक्टिव को अलग फ्रेज के तरीके से ट्रीट किया करो। 98th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। 98th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ देखो ऑलरेडी आ जाएगा। ये जो हमने ऑलरेडी अलग अलग लिख रखा है ना, ये एडवर्ब होता है, लेकिन एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है ऑल प्रिपेयर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की नहीं एडवर्ब की जरूरत है, तो सिंगल वर्ड ऑलरेडी लिखो। यहाँ पे ऑलरेडी का मतलब हो जाएगा बाय देन। द पुलिस रीच देयर, पुलिस वहां पहुंच गई, बट द क्रिमिनल्स ऑलरेडी एस्केप्ड, लेकिन क्रिमिनल्स तो उससे पहले ही भाग गए थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, दो ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर ही sang वेरी लवली। अब देखो sang हो गई एक्शन वर्ब, अब इसके बाद एडवर्ब आएगा। अगर लवली एडवर्ब होता तो इसे हो जाता है, लेकिन लवली एडवर्ब होता नहीं है, लवली वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो या तो लिखो इन अ वेरी लवली मैनर, इन अ वेरी लवली मैनर। या नहीं इतनी बड़ी फ्रेज लिखना चाहते हो तो कोई सिंपल एडवर्ब लिख दो, वेल लिख दो, स्वीटली लिख दो, कुछ भी लिख दो। लवली कुल मिला के एडजेक्टिव होता है, ध्यान देना, ये एडवर्ब नहीं होता। 100th क्वेश्चन देखो, द फूड वॉज गुड एंड वी लव द म्यूजिक, कि खाना बढ़िया था, म्यूजिक भी अच्छा लगा। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी शाम थी। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया इवनिंग को लेकर। तो जब कंक्लूजन लिखना हो तो ये वाला ऑल टुगेदर वर्ड यूज किया करो। इसका मतलब होता है इन जनरल। इन जनरल का मतलब जनरली अच्छी शाम थी, खाना भी अच्छा था, म्यूजिक भी अच्छा था, कोई एक दो कमी रह गई होंगी तो उनको छोड़ दिया जाए। आज कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश तो करेंगे बच्चे। मुझे लगता है 123 या 126 क्वेश्चन हैं, 100 हो गए हैं। 5-10 मिनट क्लास लेट होगी, आज खत्म ही करके चलेंगे। अगला देखो, इट इज हाई अनलाइकली दैट दे विल एग्री ऑन दीज मैटर्स। अब देखो इसमें क्या है, ये अनलाइकली वर्ड एडजेक्टिव है। अब हमने कहा इट इज अनलाइकली, हाउ मच अनलाइकली। यहाँ पे हमें हाउ मच का डिस्क आंसर लिखना है, हाउ मच अनलाइकली। अब हमने पढ़ा कि हाउ मच का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, लेकिन हाई एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है हाईली। अच्छा दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि अगर कभी किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए लिखना हो ना, तो हाईली लिखा करो। अब वर्ब्स के लिए हाई लिखा करो, हाईली अनलाइकली। हाईली का मतलब वेरी मच अनलाइकली, बहुत ज्यादा अनलाइकली मामला था। नेक्स्ट देखो, एन ईगल वॉज सर्कलिंग। सर्कलिंग का मतलब चक्कर लगाना, कि एक ईगल था वो चक्कर लगा रहा था, सर्कलिंग कर रहा था। वेयर वॉज सर्कलिंग, कहाँ सर्कल कर रहा था। तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हाईली नहीं हाई होता है, तो यहाँ हाई लिख दो, एन ईगल वॉज सर्कलिंग हाई। फिर हमने लिखा, दो ही वॉज न्यू इन द सिटी ही सून मेड क्वाइट मैनी फ्रेंड्स। अब देखो क्वाइट का यूज हमने पढ़ा था कि हम पॉजिटिव मीनिंग स्ट्रेस करने के लिए करते हैं। तो अगर पॉजिटिव मीनिंग स्ट्रेस करने के लिए क्वाइट का यूज करते हो ना, तो इसके साथ मैनी मत लिखा करो, इसके साथ लिखा करो अलॉट। मैनी का मीनिंग एम्बिगुअस होता है, मैनी जो होता है वो स्ट्रेस करने के लिए नहीं यूज होता। अगर हम क्वाइट का यूज करेंगे स्ट्रेस करने के लिए, तो इसके साथ में हमेशा अलॉट का यूज किया करो, क्वाइट अलॉट। अलॉट जो होता है ना, वो भी नंबर या अमाउंट को स्ट्रेस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो, इफ द वेदर इज फाइन वी वुड रादर प्रेफर टू प्ले टेनिस। ठीक है, यहाँ देखो ये जो वुड रादर मॉडल हम यूज करते हैं ना, ये मॉडल हमारी प्रेफरेंस शो करने के लिए लिखा जाता है। वुड रादर का यूज करते हैं हम तब जब हमें अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करनी हो। तो अगर हमने यहाँ पे वुड रादर लिख दिया ना, तो अब इस प्रेफर को हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, इस प्रेफर टू को रिमूव कर दो। तो या तो इस प्रेफर टू को रिमूव कर दो, सिंपली ऐसे लिखो वी वुड रादर प्ले टेनिस। या अगर प्रेफर टू लिखना चाहते हो तो रादर रिमूव कर दो,
जो बच्चे बात पहले से जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो आगे ध्यान रखेंगे कि वुड रादर मॉडल फ्रेज हमारी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती है। तो अगर वुड रादर का यूज कर लिया है ना, तो प्रेफर टू की जरूरत नहीं है। ये पता है किस टाइप का मिस्टेक है? ये लगभग इस टाइप का मिस्टेक है जैसे हम लिखते हैं कैन बी एबल टू। तो कैन भी एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है मॉडल, और ये एबल एडजेक्टिव भी एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, तो दोनों का यूज एक साथ नहीं करना चाहिए। तो वुड रादर लिख दिया ना, तो प्रेफर टू लिखने की जरूरत नहीं, इसे रिमूव कर दो। नेक्स्ट देखो, मिडिल एज मैन आर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक्स। हमने कहा जो मिडिल एज मैन होते हैं वो हार्ट अटैक का उनको खतरा होता है। अब मिडिल एज में से भी खास करके वो लोग जो ओवरवेट हैं, तो मतलब एक जनरल कैटेगरी हो गई मिडिल एज लोगों की, और उसमें से भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि जो ओवरवेट हैं वो। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो ई वाला स्पेशली लिखो, स्पेशली दोज हु आर ओवरवेट। स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली। नेक्स्ट देखो, व्हेन द प्लेन टुक ऑफ शी हेल्ड माय हैंड स्ट्रांगली। अब कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रांगली का यूज हम तब करते हैं जब हमें इमोशन या फीलिंग को रेफर करना हो। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो हेल्ड हमने वर्ब लिखी है ना, ये इमोशन या फीलिंग की वर्ब नहीं है, एक्शन की वर्ब है। होल्ड का मतलब किसी चीज को पकड़ना। तो इसके साथ में स्ट्रांगली मत लिखो, इसके साथ में फर्मली लिखो, फर्मली। फर्मली का मतलब कस के, टाइटली। तो या तो फर्मली लिख दो या टाइटली लिख दो। नेक्स्ट देखो, आई हर्ड सडनली अ स्ट्रेंज वॉइस वाइल पासिंग थ्रू द जंगल। हर्ड वर्ब हो गई, अ स्ट्रेंज वॉइस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमने एडवर्ब बीच में गलत लिख दिया, इसको पहले लिख दो। आई सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस, आई सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस। नेक्स्ट देखो, ट्रैफिक जैम्स इन दिल्ली आर वेरी टेरिबल। देखो, एक वर्ड हो गया बैड, बैड का मतलब हो गया खराब, और एक हो गया टेरिबल। टेरिबल का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बैड, बहुत खराब। तो ये हाई डिग्री होती है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हाई इंटेंसिटी को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके साथ में वेरी या मच का नहीं, अब्सोल्युटली का यूज किया करो। तो यहां पे लिखो अब्सोल्युटली टेरिबल। हम्म। नेक्स्ट देखो, और मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब पे हमने शायद वीडियो भी डिस्कस कर रखा होगा, शायद एडवर्ब का क्वेश्चन नंबर 44 ऐसा कुछ है। मैं भी देख के बता दूंगा, ठीक है? टेरिफिक नहीं हो सकता बच्चे। देखो मैं बताता हूं आपको इसमें होता क्या है। जो टेरिफिक वर्ड होता है इसका यूज हम करते हैं गुड मीनिंग्स के लिए। जैसे कोई चीज बहुत अच्छी है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए टेरिफिक का यूज किया करो। जैसे हमने कहा टेरिफिक विक्ट्री, शानदार जीत, ठीक है? और जो खराब मीनिंग के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ में टेरिबल लिखा करो, टेरिबल डिफीट। तो टेरिबल एक तरीके से डिसअप्रूविंग होता है और टेरिफिक अप्रूविंग होता है। ये बिल्कुल वैसे डिफरेंस हो गया जैसे ऑफुल और ऑसम में होता है। ऑफुल का मतलब खराब, ऑसम का मतलब अच्छा, ठीक है? वी टुक अ बस टू द सिटी सेंटर देन कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। अब देखो, वी सब्जेक्ट हो गया, टुक अ बस टू द सिटी सेंटर, और कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली, ये दोनों इसके प्रेडिकेट हो गए। मतलब वी सब्जेक्ट है और ये दोनों इसके प्रेडिकेट हैं। अगर ये दोनों इसके प्रेडिकेट हैं तो हमें जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी यूज करना पड़ेगा। अभी जो देन हमने यूज किया ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये कोई कंजंक्शन तो होता नहीं है, तो कंजंक्शन अपने पास से लिखो, एंड। वी टूक अ बस टू द सिटी सेंटर एंड देन कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। तो ध्यान रखना, ये जो हम देन यूज करते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, कोई कंजंक्शन नहीं होता, ये जोड़ने का काम नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन का यूज करो इन दोनों प्रेडिकेट्स को जोड़ने के लिए। 110 का आंसर बताओ तो एक बार तुम लोग। 110 का क्वेश्चन बताओ बच्चे। फुल स्टॉप यूज कर लोगे बेटा तो फिर से सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा प्रेडिकेट का। मान लो फुल स्टॉप लगा दोगे ना, तो फिर प्रेडिकेट लिखना पड़ेगा फिर से सब्जेक्ट का, मतलब सब जो प्रेडिकेट है उसका फिर से सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा नया। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो हम लिखें एवरी 5 डेज ऐसे, या हम लिखें एवरी 5th डे। दोनों ही सही होंगे, और दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये समझ लेना।
अगर हम लिखेंगे एवरी 5 डेज, तो एवरी 5 डेज का मतलब जाएगा हर 5 दिनों में एक बार। मान लो जैसे ये 5 दिन हो गए, ये 5 दिन हो गए, ये 5 दिन हो गए, और ये 5 दिन हो गए। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। तो एवरी 5 डेज का मतलब क्या, 5 डेज में वन टाइम, एक बार 5 डेज में। अब कौन से दिन हो सकता है 5 दिनों में, जो पहले वाला दिन होता है उसी दिन, या आखिरी वाला दिन होता है उस दिन, या बीच वाला दिन होता है, कोई भी। अच्छा, एवरी 5th डे लिखेंगे तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आज आया तो अब 4 दिन गैप करने के बाद फिर 4 दिन गैप करने के बाद में फिर 4 दिन गैप करने के बाद में फिर। तो फिलहाल में तो दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही मीनिंग लॉजिकल है। तो चाहो तो एवरी 5 डेज लिख दो या एवरी 5th डे लिख दो। ठीक है, 111 पे आ जाओ। ये जो हमने लिखा ना लॉन्ग टाइम अगो, ध्यान से देखो, ये ड्यूरेशन है। हमने नाउन में पढ़ा था कि अगर टाइम का यूज हम जनरल सेंस में करें तो ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर टाइम का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो तो ये काउंटेबल होता है। ये जो हमने लॉन्ग टाइम अगो लिखा ना, लॉन्ग का मतलब ये ड्यूरेशन हो गई, तो अगर ये ड्यूरेशन है ना तो ये काउंटेबल है, इसका आर्टिकल लिखो अ लॉन्ग टाइम अगो। तो इस फ्रेज को हमेशा यूज किया करो, अ लॉन्ग टाइम अगो। हरिओम। नेक्स्ट में आ जाओ, वी वर टू ग्लैड व्हेन वी रिसीव द न्यूज ऑफ योर विक्ट्री। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, वी वर टू ग्लैड व्हेन वी रिसीव द न्यूज ऑफ योर विक्ट्री, यहाँ पे मीनिंग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमें किसी की जीत की खबर मिली ना तो हमें खुशी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू की जगह लिखो वेरी। जहां पे नेगेटिव मीनिंग्स हमें कन्वे करने होते हैं ना, वहां पे टू का यूज किया करो। अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो वेरी लिखा करो, आई एम वेरी ग्लैड। नेक्स्ट देखो, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, इट वॉज अ टू गुड अपॉर्चुनिटी। अब जो हमने लिखा ना इट वॉज अ टू गुड अपॉर्चुनिटी, तो देखो ये टू एडवर्ब हो गया, और ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव गुड की डिग्री को स्ट्रेस करने के लिए लिखा गया है, और हमने उस एडजेक्टिव के साथ में उसका नाउन अपॉर्चुनिटी भी लिख रखा है। ठीक है, तो अगर हम टू, सो, एज, दिस, दैट एडवर्ब्स को किसी एडजेक्टिव की एक डिग्री को स्ट्रेस करने के लिए लिखें और उस एडजेक्टिव के साथ उसका नाउन भी लिखा हो, तो नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग फ्रेज में यूज क्या करो। तो टू गुड अलग कर दो, और ये जो डिटर्मिनर ए है ना, ये अपॉर्चुनिटी के साथ लिख दो। अपॉर्चुनिटी के साथ लिखोगे तो एन हो जाएगा। तो इसको लिखो, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, इट वॉज टू गुड एन अपॉर्चुनिटी। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी विच वॉज टू गुड, या लिख दो द अपॉर्चुनिटी वॉज टू गुड, या लिख दो इट वॉज अ टू गुड अपॉर्चुनिटी, इट वॉज टू गुड एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखो, दिस इज द वर्स्ट अर्थक्वेक दैट कंट्री हैज एक्सपीरियंस अंटिल नाउ। अंटिल नाउ का देखो यूज हम कब करते हैं, मैं एक बार ये थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा लिखकर। ये क्या हो गया, एक मिनट देखो, ये ना थोड़ा सा डिटेल में लिख के समझाना पड़ेगा, यहां से समझना। अंटिल नाउ का मतलब होता है कि पास्ट से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक इफेक्टिव है। मतलब पास्ट के किसी पॉइंट से कोई एक्शन स्टार्ट होकर प्रेजेंट में जिस समय उसके बारे में बात की जा रही है उस समय तक इफेक्टिव है। अंटिल नाउ का मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो भी एक्शन होगा ये एक सिंगल एक्शन ही होगा जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक वैलिड है। लेकिन अगर ये एक्शन सिंगल है तो हम सुपरलेटिव डिग्री तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री तब लिखी जाती है जब हम उसका कंपेरिजन और औरों के साथ भी करें। तो अगर हम औरों के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें बाकी अर्थक्वेक्स को भी रेफर करना पड़ेगा जो आज तक आए होंगे। तो अगर हमें उन अर्थक्वेक्स को भी रेफर करना है जो आज तक आए हैं या आज से पहले आए हैं, तो उनको अंटिल नाउ लिख के तो रेफर नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एवर। एवर का मतलब होता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। एट एनी पॉइंट इन टाइम का मतलब कभी भी, प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा ना, हैज एक्सपीरियंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो इसका मतलब पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जितने मतलब अर्थक्वेक्स आए उन सबको अर्थक्वेक्स को हमें कवर करना है। तो अगर उन सबको रेफर करना है ना तो इसको ऐसे लिखो, दिस इज द वर्स्ट अर्थक्वेक दैट कंट्री हैज एवर एक्सपीरियंस्ड। एवर का यूज करो, अंटिल नाउ का नहीं। ठीक है, एवर का मतलब होता है एनी पॉइंट इन टाइम, मतलब टाइम में कभी भी कोई भी मतलब अर्थक्वेक आया प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक, उस सारे हमने अर्थक्वेक्स को यहाँ पे रेफर कर दिया। 112 में सो नहीं आएगा बच्चे। सो हम तब यूज करते हैं जब दैट क्लॉज लिखी हो। सो का यूज ना दैट के साथ किया करो। अगला जब चैप्टर कंजंक्शन पढ़ाएंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बच्चे नहीं हो सकता विशाल। अगला देखो, एज यूजुअली, इसको तो एज यूजुअल लिख दो। एज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
देखो एज यूजुअल का मतलब यूजुअली होता है, तो एज यूजुअल लिखा करो इसको, एज यूजुअली नहीं। बाय द टाइम आई रीच्ड होम आई वाज एब्सोल्युटली टायर्ड। अगर टायर्ड लिखोगे ना तो यहाँ पे वेरी लिखना पड़ेगा, और एब्सोल्युटली लिखना चाहते हो तो एग्जॉस्टेड लिखो, तो यहाँ पे लिखो वेरी टायर्ड। एब्सोल्युटली का यूज क्या करो उन एडजेक्टिव्स के साथ में जो या तो क्लासिफाइंग है, ठीक है, या उन एडजेक्टिव्स के साथ में जो हाई इंटेंसिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। टायर्ड ना तो क्लासिफाइंग है ना ही हाईएस्ट डिग्री है, तो उसके साथ में वेरी का यूज करो। ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड हिज वर्क्स आर वेरी एडमायर्ड। अब देखो एडमायर्ड जो हमने लिखा ना पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका मीनिंग पैसिव है, क्योंकि कोई ना कोई तो एडमायर करने वाला होगा, एडमायरर तो होंगे, ठीक है। तो अगर ये पैसिव मीनिंग का पास्ट पार्टिसिपल है ना, तो इसके बाद मच लिखो। अब इस मच को डिस्क्राइब करने के लिए वेरी लिखना चाहते हो तो अपना अलग से लिख दो, हिज वर्क्स आर वेरी मच एडमायर्ड। तो जो पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं उनके साथ में मच का यूज क्या करो। एज यूजुअल का मतलब बेटा यूजली होता है, ठीक है, या तो यूजली लिख दो, एज रिमूव कर दो, या एज यूजुअल लिख दो, ठीक है। अब यूजली तो सबको पता ही होता है कि सही होता है, तो अपना ये समझ लो कि एज यूजुअल भी वही मीनिंग कन्वे करता है, तो इनको एज एन अल्टरनेटिव यूज क्या करो, या तो एज यूजुअल लिखो या यूजली लिखो। वी होप वेरी मच दैट यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ जर्नी। अब देखो होप वर्ब हो गई, वी होप, व्हाट डू वी होप, क्या होप करते हैं हम, तो हम होप ये करते हैं दैट यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ जर्नी। ये पूरा स्टेटमेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो होप वर्ब हो गई, दैट यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ जर्नी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो हमने बीच में ये एडवर्ब लिख दिया वेरी मच, तो वेरी मच एडवर्ब वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच तो यूज हो नहीं पाएगा, तो पहले लिखो वी वेरी मच होप दैट यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ जर्नी। नेक्स्ट में आ जाओ। योर लेटर इज टू लॉन्ग टू बी पब्लिश्ड इन फुल। फुली पब्लिश्ड लिखा है ना, इसको लिखो इन फुल, टू बी पब्लिश्ड इन फुल। इन फुल क्यों लिखा देखो ये भी समझ लेना, मैं समझा देता हूं इसको हमने इन फुल क्यों लिखा। फुली का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली, और इसका यूज हम करते हैं वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, लेकिन वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आई हैव फुली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, फुली एयर कंडीशनड रूम। एयर कंडीशनड लिखा ना जैसे पास्ट पार्सल वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फुली का यूज करते हैं। अच्छा, इन फुल का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी चीज की क्वांटिटी को रेफर करना हो या नंबर को रेफर करना हो, और इसका मतलब होता है एज इट इज। एज इट इज का मतलब जितना है बिल्कुल पूरे का पूरा, टोटल। तो फुली जो एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है कंप्लीटली, और इसका यूज हम करते हैं वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इन फुल का मतलब होता है एज इट इज, टोटल। अब देखो ये हमने किसी पर्सन से कहा योर लेटर इज टू लॉन्ग टू बी फुली पब्लिश्ड, कि तुम्हारा ये लेटर इतना बड़ा है कि इसको पूरे तरीके से छापा नहीं जाएगा, आधा छापेंगे आधा छोड़ देंगे, तो ये मीनिंग गलत है। छपेगा तो पूरा छपेगा कंप्लीट, ठीक है, लेकिन चूंकि वो लेटर काफी लॉन्ग है तो उसमें से कुछ पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो इन फुल। इन फुल का मतलब एज इट इज, कि जो लेटर है एज इट इज नहीं छप सकता, इसमें से कुछ पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा। द बॉक्स वेयर शी हैड केप्ट हर ज्वेलरी इन डिसअपियर्ड। अब देखो जो हमने इन प्रिपरेशन लिखी ना, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमने रिलेटिव क्लॉज जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था कि जब हम किसी रिलेटिव क्लॉज के बाद में प्रिपोजिशन लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इन प्रिपोजिशन लिख दी, ठीक है, तो उस रिलेटिव क्लॉज में लिखी गई प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन ये जो हमने वेयर लिखा ना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव एडवर्ब है। क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब है तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो प्रिपोजिशन लिखो मत, इसे रिमूव कर दो। तो हमने इन रिमूव कर दिया। लेकिन अब अगर मान लो यहाँ पे वेयर की जगह पे लिखा होता विच, या यहाँ पे लिखा होता दैट, तो वो इन सही हो जाता है, क्योंकि विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो प्रिपरेशन रिमूव कर दो। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, द शॉपकीपर जेंटली आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। अब देखो ये जो हमने आस्क लिखी है ना वर्ब, ये स्पीच की वर्ब है। आस्क का मतलब है बोलना, पूछना। तो हमने पढ़ा था जेंटली एडवर्ब जो होता है ना, ये मैनर का एडवर्ब होता है, एक्शन का एडवर्ब होता है, लेकिन वर्ब स्पीच की है, तो यहाँ पे लिखो सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे से। तो जो स्पीच वर्ब्स होती है ना, स्पीकिंग की वर्ब्स, उनके साथ सॉफ्टली लिखा करो, एक्शन वर्ब्स के साथ में जेंटली लिखा करो। मैं बैड में ही क्यों आया, बाद में ही आया क्या बेटा, बाद में आया। यहां देखो एज अ होल आई कांट सी,
एनी रीजन वाई यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब देखो, हमने कल पढ़ा था कि एज अ होल का मतलब होता है टोटल एज इट इज, ठीक है, और ऑन द होल का मतलब होता है इन जनरल। अगर हम किसी चीज को लेकर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो ना, तो ऑन द होल का यूज क्या करो, तो यहाँ पे एज अ होल मत लिखो, यहाँ पे लिखो ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब इन जनरल, कंसीडरिंग एवरीथिंग, कि मतलब हर एक चीज को कंसीडर करने के बाद मुझे कोई ऐसा रीजन न समझ में नहीं आता कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों मत करो। मतलब हम अपने लिसनर को ये कह रहे हैं कि अप्लाई जरूर करो, कोई वजह नहीं है अप्लाई नहीं करने की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब होता है ऑल टुगेदर, कंसीडरिंग एवरीथिंग। एज अ होल का यूज तब क्या करो जब हमें किसी चीज के नंबर या अमाउंट को रेफर करना हो। फिर हमने लिखा थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर ईयरली। ईयरली देखो रेपिटेशन का एडवर्ब होता है। रिपीटेशन का मतलब कि ये काम बार बार वो लोग करते हैं। जैसे कोई लोग हैं, वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या कोई पर्सन है बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो वो जो बर्थडे, एक मिनट, मान लो बर्थडे सेलिब्रेट करता है ईयरली, इस साल भी बर्थडे सेलिब्रेट किया, अगले साल भी करेगा, तो इसमें रिपीटेशन हो सकता है। लेकिन लोगों के मरने में रिपीटेशन नहीं हो सकता। जो इस साल मर गए वो दोबारा नहीं मर पाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेड। तो ऐसी सिचुएशन में ईयरली नहीं एवरी ईयर लिखो। असल में होता है ना, ईयरली हमेशा रेफर करता है रिपीटेशन। एवरी ईयर जो होता है वो टाइम का एडवर्ब होता है, व्हेन का रिप्लाई। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई, हजार इस साल मर गए, फिर हजार साल मर गए, फिर हजार साल मर गए, तो ये रिपीटेशन नहीं है, ये टाइम है। तो टाइम के लिए एवरी ईयर लिखो। हरे राम, ठीक है। तो ये एडवर्ब का आपका असाइनमेंट था, डिस्कशन हो गया, ओवर, ठीक है। ये चलो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो एक काम करना, रिवीजन रिवीजन कर लेना। और कल का शायद दुरानी सर ने आपको मैसेज बता ही दिया होगा क्या टॉपिक होगा, ठीक है। तो उसका तब तक जो फंडामेंटल में एक वीडियो दे रखा है एडवर्ब उसका कंजंक्शन का, वो देख लेना। क्योंकि कल हम लोग कंजंक्शन की ही क्लास डिस्कस करेंगे, कल जो होगी ना क्लास। अच्छा, लिंकिंग और एक्शन वर्ब, देखो मैं बच्चे बता देता हूँ, लिंकिंग और एक्शन वर्ब्स को अगर लेकर कोई कंफ्यूजन है ना, तो फंडामेंटल्स मैंने कहा था ना, सारे देख लेना। फंडामेंटल्स में वर्ब चैप्टर के वीडियो दे रखे हैं 3 या 4, मुझे लगता है 3 या 4 वीडियोस होंगे, वो देख लोगे ना तो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कल बच्चे स्टार्ट होगा चैप्टर कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन का फंडामेंटल्स में एक ही वीडियो हमने डाल रखा है, ठीक है, वो अपना देख लेना तब तक। बाकी आज के लिए सभी को बाय बच्चों, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।